अंचाची शादी आखिरी प्यार एपिसोड 21 टू 30 21 अंचाही शादी नव्या और ऋषभ की पहली किस। नव्या अपने रूम में यहाँ से वहाँ भाग रही थी। ऋषभ शर्टलेस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे यहाँ से वहाँ भाग रही थी। ऋषु तकिए के सहारे बैठा अपने मम्मा पापा की पकड़म पड़ाई देखकर तालियां बजाकर हंस रहा था। नव्या भागते हुए सोफे के पीछे खड़ी होकर एक तकिए को अपना सील बनाकर खड़ी होकर बोली, ऋषु के पापा सॉरी अब से ऐसा नहीं करूंगी, अब तो माफ कीजिए। अब क्या मुझ मासूम बच्चे की जान लेंगे आप? ऋषभ सोफे के आसपास घूमते हुए नव्या को पकड़ने के इरादे से बोला, अच्छा बच्चों अब तुम मासूम हो गई। मेरा हुलिया बिगाड़ने से पहले कहाँ थी तुम्हारी मासूमियत? नव्या हंसते हुए बोली, तेल लेने गई थी। नव्या आज जल्दी तैयार होकर बैठी थी और ऋषु भी उठ गया। जब दोनों माँ बेटे ने ऋषभ को उठाने की कोशिश की तो ऋषभ तकिया मुंह में रखकर सो गया पर उठा नहीं। उसकी गहरी नींद का फायदा उठाकर नव्या ने अपनी मस्ती में उसके सुंदर मुखड़े को किसी कार्टून के जानवर में बदल दिया। जब ऋषभ की नींद पूरी हुई और वो ऋषु के पास आया तो ऋषु उससे डरने लगा और नव्या अपनी हंसी रोके बैठी थी। नव्या ने उसे नहाने को कहा तो ऋषभ बाथरूम में जाकर नहाने चला गया और आईने में खुद का हुलिया देखकर वो भी डर गया। किसी में कहा इतनी हिम्मत कि कोई ऋषभ के चेहरे को छू भी सके, पर नव्या वो चीज़ है जिसने इस शेर में भी लगाम कस रखी है। ऋषभ ने अपना मुंह धोया, गुस्से में अपनी शर्ट फेंकी और नव्या के पीछे भाग पड़ा। तब से नव्या हंसते हुए रूम में भागी जा रही है। ऋषभ सोफे पर चढ़कर नव्या को पकड़ने के लिए लपका तो नव्या फुर्ती से वहां से भाग गई। ऋषभ सोफे पर गिर गया। नव्या ने ये देखकर दांतों तले अपनी जीभ दबा दी। ऋषभ ने नव्या को देखकर कहा, अब तुम्हारा मेरे हाथों से बचना नामुमकिन है नव्या। ऋषभ फुर्ती से नव्या के पीछे दौड़ा और नव्या उससे बचने के लिए भागी ही थी। ऋषभ ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। नव्या उसके शर्टलेस सीने से जा टकराए और उसके होठ ऋषभ के जॉलाइन पर टिक गई। नव्या और ऋषभ के बदन में कट दौड़ पड़ा। ऋषभ उसे छोड़कर पीछे हुआ तो ऋषु का टॉय उसके पैरों में आ गया, जिसकी वजह से वह फिसल कर गिरने लगा। नव्या ने ऋषभ को गिरने से बचाने के इरादे से हाथ आगे बढ़ाए तो दोनों ही एम्बुलेंस की वजह से गिर पड़े, पर शुक्र रही वो लोग बेड पर गिरे। नव्या ऋषभ के सीने पर गिर पड़ी। गिरने के बाद नव्या ने ऋषभ को देखा और ऋषभ ने नव्या को, फिर ऋषु को देखा। तीनों फिर जोरों से हंस पड़े। ऋषभ ने फुर्ती से नव्या को बेड में गिर दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। नव्या हैरानी से ऋषभ को देखने लगा। ऋषभ विनिंग स्माइल के साथ बोला, मासूम बच्ची फंस गई। नव्या हंसते हुए बोली, हम तो पहले ही आपके प्यार में फंस चुके हैं, अब आपकी बाहों में भी फंस गए। ऋषभ ने उसके चेहरे के करीब आकर बोला, बहुत बोलती हो तुम तो। नव्या ऋषभ को वार्निंग देते हुए बोली, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। नव्या ये बोलकर जोरों से हंसने लगी तो ऋषभ ने नव्या के शरीर में अपना दबाव बनाकर नव्या के दोनों हाथों पर अपने हाथ कसकर उन्हें बेड में धंसाते हुए बोला, मैं बर्बाद होना चाहूंगा, बताओ कैसे करोगी बर्बाद? नव्या मुस्कुराकर बोली, रोमांस में अनाड़ी है का मल्होत्रा बाबू। ऋषभ बोला, जी नहीं, जरा देखन चाहत रहे कि हमरी लुगाई हमरे कैद में कैसन हमें बर्बाद कर सकती है। नव्या बोली, बच्चा रूम में ही और आप चाहते हैं मैं आपको बर्बाद करने का प्रैक्टिकल करूं? ऋषभ बोला, हाँ हाँ लगाओ बहाने, बोलो ना तुमसे नहीं होगा, मुझे अनाड़ी कह रही थी, खुद को देखा है, तुम कौन सी खिलाड़ी हो। नव्या की इज्जत पर बात आ गई तो उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और ऋषभ के होठों पर अपने होठ रखकर 2 सेकंड रुकने के बाद वो वापस बेड पर गिर गई। उसने ऋषभ का रिएक्शन देखा तो उसके चेहरे पर विनिंग स्माइल आ गई। ऋषभ की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसकी बीवी का मुंह ही सबसे बड़ा हथियार है, उसने उसे क्यों बंद नहीं किया? ऋषभ जम चुका था। उसकी पकड़ नव्या पर ढीली हुई तो नव्या ने उसे अपने ऊपर से धक्का देकर हटाया और अभी भी विजय मुस्कान सजाए जाने लगी तो ऋषभ ने नव्या को खींचकर बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आकर उसके होठों पर किस कर दिया। अब सुन पड़ने की बारी नव्या की थी। ऋषभ नव्या के होठों पर अपना सारा प्यार जता रहा था, जिसे महसूस करके नव्या बहुत खुशी महसूस कर रही थी। उसकी किस आगे बढ़ती कि किसी ने गेट नॉक करके उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। ऋषभ उठा और बाथरूम में घुस गया। नव्या ने अपना हुलिया ठीक किया और दरवाज़ा खोला तो एक सर्वेंट ने नव्या को ऋषु के पीने के लिए गर्म पानी दिया। नव्या ने मुस्कुराकर पानी का बोतल लिया और गेट फिर से बंद कर दिया। ऋषभ नहाकर वापस आया तो नव्या बिना ऋषभ की तरफ देखे ऋषु को लिए बाथरूम में घुस गई। ऋषु को नहलाकर तैयार करके वो तीनों नीचे डाइनिंग हॉल में आ गए। उस किस के बाद से ही ऋषभ और नव्या ने एक दूसरे को ढंग से नहीं देखा। ब्रेकफास्ट के बाद नव्या और ऋषु गेट तक ऋषभ को छोड़ने गए। ऋषभ ने ऋषु के गालों पर किस किया, उसके बाद नव्या के होठों पर। नव्या का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया।
ऋषभ नव्या के कान में बोला, अब से यही होगी हमारी बाय किस। नव्या शर्मा गई और ऋषभ से बोली, बच्चे के सामने ऐसी हरकतें मत कीजिए। ऋषभ हंसते हुए वहां से चला गया। 10 बजे नव्या के पास उसकी माँ का कॉल आया। सावित्री जी बोली, हेलो नव्या बेटा, कैसी है तू। नव्या खुश होकर बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ माँ। सावित्री जी अपनी बच्ची की आवाज में उसकी खुशी महसूस कर सकती थी। उन्होंने कहा, अच्छा जमाई जी, और मेरा नाती वो कैसा है। नव्या बोली, आपके जमाई जी और नाती भी बहुत अच्छे हैं। ऋषु जितना बड़ा हो रहा है उतना शैतान हो रहा है और उसके पापा दिन बे दिन बच्चे बनते जा रहे हैं। सावित्री जी खुश होकर बोली, ये तो अच्छी बात है बेटा। वैसे मैं ये कह रही थी कि तेरी शादी की एल्बम तैयार हो चुकी है। फोटो वीडियो वाले ने देरी लगा दी इसे तैयार करने में, पर जो भी हो बहुत सुंदर बनाई है। मैंने भिजवा दिया है, उसे देख लेना, ठीक है। नव्या ने नाराजगी से कहा, भिजवाया क्यों, आप दोनों को आना चाहिए था ना। ये तो गलत बात है माँ, आप मुझे याद ही नहीं करती। सावित्री जी ने अफसोस से कहा, अरे बेटा मैं तो आ जाऊँ, पर आजकल तेरे पापा को काम ज्यादा रहता है और मुझे तेरे पापा अकेले जाने नहीं देते कहीं। जब भी तेरे पापा फ्री होंगे हम तुम सबसे मिलने जरूर आएंगे, ठीक है। नव्या ने थोड़ी देर अपनी माँ से बात करने के बाद कॉल काट दिया। 1 घंटे बाद नव्या के पास उसका वेडिंग एल्बम आ गया। नव्या ने ऋषु को गोद में अच्छे से गोद में बैठाया और एल्बम को खोलकर उसे देखना शुरू कर दिया। नव्या और ऋषभ के साथ में कई सारी फोटोज थे, पर किसी भी फोटो में ऋषभ ने थोड़ी सी भी स्माइल नहीं की थी, ना ही उसने नव्या की तरफ देखा था। पर ऋषभ अपने एक्सप्रेशन लेस इस लुक में भी बहुत हैंडसम लग रहा था। ऋषु फोटोज में अपने मम्मा पापा को देखकर खुशी से ताली बजाने लगा और एक फोटोज को पकड़कर अपने मुंह में लेने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा था वो उन फोटोज को अपना नन्हा मुंह बड़ा करके किस कर रहा था। नव्या ने ऋषु की फोटोज ले ली। उसका फोन तो ऋषु की फोटोज से भरा पड़ा था अब, और प्यारी फोटो उसके फोन में आ गई। एक फोटो में ऋषभ और नव्या के टीके की, सगाई की, हल्दी, मेहंदी और शादी के मंडप में हाथ पकड़े 7 फेरे लेने की फोटो एक साथ जॉइंट थी। नव्या ने उसकी फोटो अपने अपने फोन में ली और ऋषभ को ऋषु की कुछ फोटोज के साथ 1-2 वेडिंग एल्बम की फोटो भी फॉरवर्ड कर दी। उसके बाद नव्या ने ऋषभ को कॉल किया। ऋषभ ने मुस्कुराकर कॉल उठाकर कहा, आज इतनी जल्दी कॉल कैसे कर लिया। वेट, मेरा सरप्राइज जल्दी तो नहीं मिल गया, पर मैंने तो उन्हें इतनी जल्दी भेजने से मना किया था। नव्या ने कहा, सरप्राइज। ऋषभ आप दिल्ली कुछ न कुछ प्लान करके बैठे हैं क्या, और जरा हिंट तो दीजिए कैसा सरप्राइज। ऋषभ ने कहा, नहीं। नव्या ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ऋषु के पापा प्लीज, मेरी जान, मेरे दिल, मेरे किडनी, लिवर, फेफड़े, रक्त का निकाब तो थोड़ा बता दीजिए। ऋषभ हंसते हुए बोला, ये कैसा तरीका है पति का नाम रखने का। अच्छा चलो तुमने मुझे हंसा दिया तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। एक लड़की आएगी, वो तुम्हें एक छोटा सा बॉक्स देगी। नव्या ने मुंह बनाकर कहा, ये कैसा हिंट हुआ भला। अच्छा चलो छोड़ो, जब पता लगना होगा अपने आप पता लग जाएगा। अब आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि मैंने आपको कुछ फोटोज भेजी है। ऋषभ ने कहा, कैसी फोटोज। नव्या ने कहा, कुछ हमारे लाल की और कुछ आपकी और मेरी। हमारा वेडिंग एल्बम आ गया है आज। मैंने और ऋषु ने देखा तो ऋषु को तो ये बहुत पसंद आया, इतना कि इसका बस चले तो एल्बम ही खा जाए। आप जल्दी से फोटोज देखो और बताओ कैसी है फोटोज। नव्या ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। ऋषभ ने व्हाट्सएप ऑन किया तो उनकी शादी की कुछ प्यारी प्यारी फोटोज नव्या ने उसे भेजी थी। शादी के टाइम तो नहीं, पर अब उन फोटोज को देखकर ऋषभ जरूर मुस्कुरा उठा। शादी के दिन उसने नव्या को नजरअंदाज कर रखा था, पर आज जब उसने नव्या को शादी के जोड़े में देखा तो देखता ही रह गया। नव्या बहुत प्यारी लग रही थी शादी के जोड़े में, पर ऋषभ ने उस वक्त उसे एक नज़र भी नहीं देखा और अब उसे ये याद करके बहुत बुरा लग रहा था। उसने ऋषु की फोटोज देखी तो ऋषु का फोटोज पर प्यार देखकर वो हंस पड़ा। नव्या ने उसी वक्त अपनी और ऋषु की कुछ फोटोज भी भेज दी। ऋषभ ने उन्हें भी देखा तो दोनों माँ बेटे बहुत प्यारे लग रहे थे। ऋषभ जूम करके उन प्यारी फोटोज को देखकर मुस्कुरा रहा था। नव्या ने उसे वापस कॉल किया और बोली, कैसी है फोटोज, अच्छी है ना। मम्मा और बेबी क्यूट लग रहे ना साथ में। ऋषभ ने कहा, बहुत ज्यादा। नव्या ने कहा, हमारी भी फोटोज थी, उन्हें देखा कि नहीं आपने। ऋषभ ने बस हम कहा, जिसे सुनकर नव्या नाखुश होकर बोली, क्या हुआ, हमारी फोटोज अच्छी नहीं लगी क्या आपको। ऋषभ ने कहा, हम नहीं लगी अच्छी। नव्या को बहुत बुरा लगा, अब वो कुछ बोल नहीं पाई। वो चुप बैठ गई तो ऋषभ नव्या की हालत समझकर बोला, नव्या थैंक यू, उद्धरण चिन्ह।
नव्या हैरान रह गई। उसने ऋषभ से कहा, थैंक यू। किस खुशी में? ऋषभ ने कहा, मेरी खुशी का कारण बनने के लिए, ऋषु को और मुझे हर कंडीशन में प्यार देने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरा सुकून बनने के लिए, मेरे दर्द की दवा बनने के लिए। नव्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा गई। ऋषभ ने आगे कहा, मैंने हमारे इतने स्पेशल दिन, हमारी शादी के दिन कोई भी खुशी नहीं जताई, उल्टा तुम्हारा भी मूड खराब कर दिया। मैंने एक भी फोटो में स्माइल नहीं किया है, ये देखकर तुम्हारा मूड खराब हुआ होगा ना? नव्या ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे ऋषु के पप्पा भी कोई दुखी होने की बात हुई भला? खबरदार, जो हमरे पति परमेश्वर की फोटोआ को अच्छा नहीं बोला तो तनिक जरा नजर गड़ाई के देखो कैसन हीरो लगत है। अगर सोशल मीडिया पर ही फोटोआ डाल दिए तो अभी लड़की लोग हमरे बालम पर मरमिटने को आ जाए, फोकट में हमरी सौत हमें मिल जाएगी। अब हम रक्त है, हमारा राज दुलारा रो रहा है, बाय। नव्या की बात सुनकर ऋषभ हंस पड़ा। 2 घंटे बाद नव्या ऋषु के साथ हॉल में बैठी थी। कुछ सर्वेंट्स ऋषु की खातिरदारी के लिए आसपास ही बैठे हुए थे। तभी लैंडलाइन बज गया। एक सर्वेंट ने कॉल उठाया और थोड़ी देर बात करने के बाद नव्या से बोला, मैम कोई लड़की आई है, कह रही है आपसे काम है। नव्या को ऋषभ के सरप्राइज की बात याद आ गई। उसने कहा, हाँ हाँ, गार्ड्स को बोल दो वो उन्हें अंदर भेज दें। ऋषभ ने ही उन्हें भेजा है। सर्वेंट ने गार्ड्स को उस लड़की को भेजने को कहा। वो लड़की चेहरे पर मास्क लगाए हुए थी, बड़ी बड़ी हैरानी से आंखें करके पूरा घर देखने लगी। नव्या ने उसे बड़ी ही इज्जत के साथ बैठने को कहा। सर्वेंट से कहकर उसके लिए पानी मंगवाया। उस लड़की ने कहा, आप मुझे जानती नहीं है तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नव्या ने कहा, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऋषभ ने मुझे थोड़ा बहुत तो बता दिया है। आप ये बताएं, आपसे ऋषभ ने क्या करने कहा है? किस तरह के सरप्राइज की सोची है उन्होंने? उस लड़की ने नव्या की बातों को गौर करके सुनते हुए कहा, ऋषभ ने बता दिया। सरप्राइज? उस लड़की ने कहा, मेरा चेहरा देखना ही आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। नव्या को उसकी बात अजीब लगी और फालतू भी। उसने उस लड़की से कहा, तो दिखा दीजिए अपना चेहरा और कर दीजिए मुझे सरप्राइज। उस लड़की ने अपना मास्क हटाया तो नव्या पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। नव्या पर कोई फर्क पड़ता ना देख उस लड़की ने हैरानी से कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं कौन हूँ? नव्या ने ना में गर्दन हिलाकर कहा, सॉरी, दिमाग पर इतना जोर डाल रही हूँ फिर भी नहीं समझ आ रहा मुझे आपको याद क्यों करना है, जब मैंने कह दिया कि मैं आपको नहीं जानती। वो लड़की इतनी सी बात में ही फ्रस्ट्रेट हो गई और बोली, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं कृति हूँ। नव्या कृति नाम सुनकर ठिठक गई। फिर उसने सोचा, इस दुनिया में कृति नाम की अनगिनत लड़की होती है और ये वो कृति नहीं हो सकती जो उसके दिमाग में थोड़ी देर पहले घूमी। फिर दिमाग पर जोर देने लगी कि वो किस कृति को जानती है, पर उसे कुछ याद नहीं आया। नव्या ने गहरी सांस लेकर कहा, नाइस टू मीट योर कृति। अब प्लीज आपके यहाँ आने का कारण जान सकती हूँ? कृति को नव्या का इतना कूल रिएक्शन देखकर बहुत गुस्सा आया। नव्या क्या उसके बारे थोड़ा सा भी नहीं जानती? ना तो नव्या ने अपनी सौत के बारे में जानना जरूरी समझा, ना ऋषभ ने उसके बारे में बताना। एक कृति है जो ऋषभ के साथ साथ नव्या की भी हर खबर रखती थी। ये बात कृति को थोड़ी बेइज्जती सी लगी। उसने मन में कहा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए नव्या। अब तुम्हें मैं इतना तोड़ दूंगी, तुम्हारे रिश्ते को भी चकनाचूर कर दूंगी कि तुम अगले जन्म में भी कृति को नहीं भूल पाओगी। कृति सोफे से उठकर घर को निहारते हुए बोली, शायद तुम्हें याद नहीं, तुम ऋषभ की पहली वाइफ नहीं हो, ना ही इस बच्चे की असली माँ। तो इस घर में तुम्हारे आने का कारण मैं हूँ। मैं हूँ वो जो तुमसे ओहदे में बड़ी है, जिसका हक ऋषभ पर, ध्रुव पर और इस घर पर तुमसे पहले है और तुमसे ज्यादा भी। मैं कृति, ऋषभ का पहला प्यार, उसकी बीवी, वो भी पहली, और इस बच्चे को जन्म देने वाली माँ। ये बच्चा सबूत है, निशानी है मेरे और ऋषभ के प्यार की। नव्या ने ये सब सुनने के बाद कृति के चेहरे पर जो तमाचा मारा, कृति सीधे सोफे पर मुंह के बल गिरी। नव्या ने गुस्से से कृति से कहा, इतनी इज्जत के साथ बिना तहकीकात के घर में घुसने दिया तो अपनी हद ही भूल गई। मेरे पति को अपना पति बोलेगी? तेरी जबान जो रेस के घोड़े को तरह दौड़ रही है, ना इसे चलने लायक भी रहने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे पर अपना हक जमा रही है, तेरा वो हश्र करूंगी, ना कि कहीं जमने लायक नहीं रहेगी, समझी? नव्या ने अपने सर्वेंट से कहा, निकालिए इसे यहाँ से और ये कभी दिखने ना पाए यहाँ। 22 अनचाही शादी, कृति का संकीपन। नव्या ने गुस्से से अपने सर्वेंट से कहा, बाहर निकालिए इन्हें यहाँ से, और ये मुझे यहाँ आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। 2 लेडी सर्वेंट आगे आए और कृति को बाहर ले जाने लगे तो कृति अकड़ में हंसते हुए बोली, अरे अरे, डर गई क्या नव्या?
तुम्हारी सौतन को सामने देखकर डर लग रहा है, कहीं पति हाथ से तो नहीं निकल जाएगा, ये सब कहीं छूट तो नहीं जाएगा। नव्या ने गुस्से से बोली, अपनी हद में रहो, तुमसे और मुझे डर। जागती आंखों से सपने देखना अच्छी बात है, पर इतने भी नहीं कि खुद को कहीं की महारानी ही समझ बैठो। कृति को लेडी सर्वेंट ले जाने लगी तो कृति बोली, अरे जरा तुम्हारी मैडम को सच से रूबरू तो करा दूं। कितने बड़े वहम में जी रही है ये। ऋषभ उसे कितने प्यार से धोखे में रख रहा है कि बेचारी को होश भी नहीं। कृति उससे क्या क्या छीन सकती है। नव्या ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपना मुंह फेर लिया। कृति को बहुत गुस्सा आया। उसने लेडी सर्वेंट से खुद को पूरा जोर लगाकर छुड़वा लिया और झूले पर लेटे ऋषु को जल्दी से गोद में उठा लिया। टेबल में पड़ा पेन उठाकर उसकी कैप निकालकर ऋषु की तरफ तान दिया। सभी हैरानी से कृति की तरफ देखने लगे। नव्या और कुछ मेल सर्वेंट्स ऋषु को लेने के लिए आगे बढ़ने लगे तो कृति सनकी की तरह हंसते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती मत करना नव्या, वरना मैं भूल जाऊंगी मैंने ही इस बच्चे को जन्म दिया है। अब चुपचाप दूरी बनाकर बिना होशियारी दिखाए ऋषभ को कॉल लगाओ और उसे कहो उसकी कृति उसका वेट कर रही है। ऋषु बुरी तरह से रोने लगा। नव्या ऋषु को देखकर उसके लिए डरने लगी और रोते हुए बोली, मैं मान गई तुम कृति हो, पर इस बच्चे को छोड़ दो प्लीज, इसे बीच में मत घसीटो। मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। कृति हंसते हुए बोली, अच्छा तो जैसा मैंने कहा, लगाओ फोन, ऋषभ को इसी वक्त यहाँ आने कहो। नव्या अपना फोन ढूंढकर बोली, मैं कॉल लगा रही हूँ, तुम ये पेन दूर रखो उससे, मैं उन्हें अभी बुला रही हूँ। नव्या ने ऋषभ को कॉल। ऋषभ ने कॉल उठाते हुए कहा, आज कुछ ज्यादा याद नहीं आ रही मेरी। नव्या ये सुनकर और रोने लगी। ऋषभ नव्या की रोती आवाज सुनकर बोला, क्या हुआ नव्या, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना? तुम ठीक हो और ध्रुव, वो ठीक है ना? बोलो नव्या, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नव्या रोते हुए बोली, ऋषभ कोई लड़की घर आई है, खुद को कृति बता रही है और उसने ऋषु को पकड़ रखा है। ऋषभ आप जल्दी आइए। ऋषभ गुस्से से बोला, गार्ड्स क्या झक मार रहे हैं जो ये घर में घुस गई, और तुम कैसे ध्रुव को अकेला छोड़ सकती हो? कृति ने मेरे बच्चे को छुआ भी कैसे? तभी ऋषभ के कान में चिल्लाने की आवाज आई, स्पीकर में रखो फोन। नव्या ने जल्दी से फोन स्पीकर पर डाला तो ऋषभ गुस्से से बोला, कृति मेरे आने से पहले चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, और अगर मेरे बच्चे पर तुम्हारी घटिया नजर पड़ी है तो उसी वक्त ही मेरे बच्चे से दूर हो जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा मैंने कभी तुमसे प्यार भी किया था। कृति डेविल मुस्कान लिए नव्या से बोली, मैंने कहा था ना नव्या, मैं ही ऋषभ की कृति हूँ। आज भी मुझसे बात करते हुए अपना प्यार याद कर बैठता है पागल। ऋषभ ने गुस्से से फोन काटा और अपने ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी निकालने को कहा। ऋषभ नीचे पहुंचा तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट किए हुए बैठा। ऋषभ के बैठते ही ड्राइवर ने दुगनी रफ्तार से गाड़ी भगा दी। ऋषभ ने अपना टैब ऑन किया तो हॉल का नजारा देखकर उसका खून खोल गया। कृति ऋषु को गोद में लिए सोफे पर बैठी थी और ऋषु अपनी मम्मा के पास जाने के लिए रोए जा रहा है। नव्या कृति से ऋषु को देने के लिए रो रही थी। कृति उसे और रुलाने के इरादे से कभी अचानक से ऋषु की गर्दन के पास पेन ले जाती तो कभी पेन पीछे कर लेती। सर्वेंट्स और 4 गार्ड्स हॉल में खड़े थे, पर ऋषु को सेफ्टी के चलते वो लोग कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। कृति ने तिरछी मुस्कान करके बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम किस वजह से ऋषभ की दूसरी बीवी बनी हो? इस मासूम की वजह से? ना, मेरी वजह से। तुम्हें एक सच बताती हूँ, अब मानो ना मानो तुम्हारी इच्छा, पर मैं कृति ही हूँ। आई नो तुम जब से ऋषभ को जिंदगी में आए हो ऋषभ ने तुमसे झूठ ही कहा है, पर तुम्हें पता भी नहीं कि तुम हर दिन ऋषभ के झूठ का शिकार बनती हो। सो सैड। और सबसे बड़ा झूठ तो ये कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ। अरे अच्छी खासी सांस ले रही हूँ मैं, और मुझे मार दिया उसने। झूठ नंबर 2, उसने ये शादी हंसते हुए एक से पेट कर ली। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऋषभ मेरे प्यार में आज भी उतना ही पागल है जितना शादी से पहले था, फिर तुमसे कैसे प्यार सकता है? झूठ नंबर 3, वो तुमसे प्यार करता है ना, बिल्कुल झूठ है। ऋषभ कर ही नहीं सकता तुमसे प्यार। देखो, अगर तुम ध्रुव की देखभाल करने वाली आया होती तो ऋषभ तुम्हें पैसे देता जैसे इन नौकरों को देता है, पर तुम तो बन गई बीवी, तो बीवी को क्या चाहिए होता है? प्यार। झूठा ही सही। अब तुम्हें भोली कहूँ या बेवकूफ़, तुम उसके झूठे प्यार में भी खुश हो गई, इतनी कि नज़रों के सामने दिखने वाली गलती भी तुम नज़रअंदाज कर देती हो। ऋषभ ने ना सही, तुम्हारी अच्छी सौतन होने के नाते मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ, और मम्मी कसम एक भी झूठ नहीं बोलूंगी। नव्या उसकी कोई बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो बस रोते हुए अपने बच्चे को देख रही थी।
कृति को ये इग्नोरेंस पसंद नहीं आई। उसने पेन ऋषु के गाल के पास ले गई और जोरों से पेन को ऋषु के गाल पर चला दिया। नव्या डर के मारे चीख पड़ी, पर जब उसने गौर से देखा तो कृति ने बस नाटक किया था और पेन को सिर्फ ऋषु गाल में चलाकर एक लाइन खींच दी थी। कृति ने कहा, मेरा ही बच्चा है रे, जान निकल गई थी इसे 9 महीने पेट में संभालते हुए, ऐसे कैसे इसे कुछ कर सकती हूँ, पर अगर तुमने दिमाग खराब किया तो मैं बहुत बड़ी सनकी, मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगी। नव्या ने रोते हुए कहा, मैं सब सुनूंगी, जो तुम कहोगी सब सुनूंगी और भरोसा भी करूंगी, बस पेन को दूर रखो। कृति मुस्कुरा कर बोली, तो सुनो, ऋषभ मुझसे बचपन से ही पागलों की तरह प्यार करता था। उसकी पागलपंती, दीवानापन देखकर मैंने उस पर तरस खाया और उसका प्यार एक से पेट कर लिया। पर पता है क्या, उसे मुझसे शादी भी करनी थी, पर मैं शादी करने वाली लड़कियों में से नहीं हूं ना, पर ऋषभ प्यार का मारा शादी नहीं की तो मर जाएगा। तो मुझे उसका मेरे लिए पागलपन पसंद आया और मैंने उससे शादी कर ली। पर ऋषभ सच में पागल था मेरे लिए, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने बाप की प्रॉपर्टी भी। उसे मैंने इतना समझाया, घर छोड़ते हो तो छोड़ो, पर बाप का पैसा मत छोड़ो, पर नहीं, उसे तो मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। झूठ कहा था उसने कि मैं उसके लिए बहुत जरूरी हूँ, मुझसे बहुत प्यार करता है वो, पर वो तो मुझे एक छोटे से मकान में छोड़कर पूरे दिन पूरी रात गायब रहता था और कहता था मेरे लिए ही तो मेहनत कर रहा है वो। मैं अपनी तन्हाई कैसे काटती, उसी वक्त मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला, मेरा त्रिश। उसने मुझे खुद के लिए प्यार का एहसास करवाया। मैं शादीशुदा हूँ ये जानते हुए भी मुझे ढेर सारा प्यार दिया, मेरी ज़रूरतें पूरी की। जब मैंने ऋषभ को छोड़ना चाहा तो मुझे पता चला एक नन्ही जान मेरे अंदर सांस ले रही है, फिर क्या मैंने उसे गिराने की सोची, पर तब तक ऋषभ का प्यार मेरे लिए ठंडा हो चुका था। उसे पता चल गया था कि मैं तो उससे कभी प्यार करती ही नहीं थी और मुझे किसी और से प्यार हो गया है। ऋषभ के अंदर का बाप जाग गया और मुझे बच्चा गिराने नहीं दिया। उसने कहा वो मुझे बच्चे के पैदा होते ही मुंह मांगी कीमत देगा। पहले तो यकीन करना मुश्किल था, पर वो ऋषभ है, मेरे प्यार में इतना कुछ कर सकता है तो अपने बच्चे के लिए पैसे भी ला ही सकता है। त्रिश के लिए मैंने ऋषभ पर ध्यान देना छोड़ दिया और हमने डाइवोर्स ले लिया। यही मेरी गलती थी, मुझे पता ही नहीं चला ऋषभ ने कब ये ऐशो आराम बनाकर तैयार कर दिया। मैंने ध्रुव के पैदा होते ही उससे पैसे मांग लिए और अपने प्यार के साथ खुशी खुशी दूर चली गई। पर पैसे हाथ की मैल है और मेरे हाथ से सारी मैल निकल गई। पता है वो देख रहे हो नीलम, उससे तुम लोगों की जासूसी करवाने में भी मेरे बहुत पैसे गए हैं। नीलम ये सुनकर घबरा गई और अपना चेहरा छुपाने लगी। सभी लोग गुस्से से नीलम की तरफ देख रहे थे। 23 अनचाही शादी में लगी बर्बादी की आग। नव्या ने नीलम की तरफ एक बार भी नहीं देखा, पर सभी सर्वेंट्स नीलम को गुस्से से घूर रहे थे। नीलम शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कृति की मदद करके इस मासूम बच्चे को और नव्या को कितना रोना पड़ रहा है। नव्या जमीन में बैठी रोते हुए बस अपने बच्चे को देख रही थी। कृति ने नव्या से कहा, अच्छा नव्या, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ, भले ही मुझे इनके जवाब तुम मत दो, पर इन सवालों पर जोर देकर जरूर सोचना, समझी? नव्या ने नम आंखों से देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। कृति उसके अब अच्छे रिस्पॉन्स से खुश हुई और बोली, मैं हर दिन नीलम से तुम दोनों की रोमांस के बारे में सुनने के बाद सोचती हूँ क्या ऋषभ तुमसे तब भी सेम बिहेव करता है जब नीलम आसपास नहीं रहती। नव्या को उसकी बात समझ नहीं आई। कृति ये बात समझ गई। उसने आंखें रोल करके कहा, अरे बेवकूफ़, मेरा मतलब है क्या तुमने कभी नोटिस किया है ऋषभ तुमसे जब भी प्यार से बात करता है, जब भी तुम्हारे साथ रोमांस करता है, कुछ स्पेशल करता है, तो हमेशा नीलम तुम्हारे साथ होती। घर में और भी नौकर है ईना, मीना, डीका, पर नीलम ही क्यों तुम्हारे साथ रहती है? ऋषभ ही तुमसे कहता है ना हर काम में नीलम से मदद लेने को। सिर्फ छोटा सा जवाब सुनना है मुझे, अब हाँ या ना में जवाब दो। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। कृति सेटिस्फिकेशन से मुस्कुराए और बोली, वेरी गुड। और क्या ऋषभ नीलम के जाने के बाद भी सेम रहता है, मतलब कि अभी तुम्हारे साथ रोमांस करे और नीलम के जाते ही बहाने बनाने लगे? सारा रोमांस नीलम के जाने के बाद गायब सा हो जाता है। नव्या ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहती थी, पर कृति की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसने आज गौर किया, ऋषभ सच में ही ऐसा ही करता था। नव्या कहीं भी जाए ऋषभ उससे हमेशा नीलम को नव्या के साथ रहने को कहता था। कृति ने नव्या को किसी सोच में गुम देखा तो अपना फ़ोन निकाल कर नव्या के सामने करते हुए उसे कुछ फोटोज और वीडियो दिखाने लगी। ये सब वही फोटोज और वीडियो है जो नीलम उसे डेली भेजती थी। ऋषभ ने जब पहली बार उससे कहा था कि वो अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, तब ऋषभ ने ही कहा था कि नीलम को साथ ले चलना, और नीलम के आसपास होने पर ऋषभ ने नव्या पर अपना बहुत प्यार लुटाया था। पर घर पहुंचकर रूम में ऋषभ ऐसा बन गया जैसे उसने ऐसा कुछ कभी कहा ही न हो।
नव्या को लगा ऋषभ थक गया होगा या और कोई रीजन है, पर अब वो सोचने पर मजबूर हो गई। कृति के पास जितने भी फोटोज और वीडियो हैं उन्हें देखकर नव्या वो हर दिन याद करने लगी जब जब ऋषभ उसके लिए कुछ करता और नीलम के जाते ही नव्या के दूर हो जाता। कृति अपना फोन बंद करके बोली, ऋषभ को शुरू से पता है नीलम मुझे तुम लोगों की खबर देती है, पर उसने उसे नहीं निकाला बल्कि नीलम के जरिए मुझ तक जानबूझकर तुम्हारी सारी बात पहुंचने दी। मुझे ये महसूस कराने के लिए कि मैंने कितना गलत किया उसे छोड़ के। मुझे उसे छोड़ने पर पछताना चाहिए। जिस लड़की से वो प्यार नहीं करता उसे इतना खुश रखा है, तो अगर मैं उसे छोड़कर नहीं जाती तो मुझे वो कितना खुश रखता। पर क्या करे, मैं भी तो उसे बचपन से जानती हूँ। जब मुझे सच में तुम दोनों की करीबी से गुस्सा आने लगा तब मेरा दिमाग काम किया कि ऋषभ क्या सच में किसी के भी आगे अपनी बीवी पर इतना प्यार लूटा सकता है। मैंने सब कुछ जोड़ते जोड़ते पा ही लिया कि तुम बेवकूफ़। तभी ऋषभ भागता हुआ घर में आया। सामने का नज़ारा देखकर ऋषभ गुस्से से पागल हो गया। नव्या नीचे बैठी रो रही थी, ऋषु भी रो रो कर लाल हो गया था। ऋषभ को देखकर कृति डेविल स्माइल करते हुए अपना पेन कहीं फेंक दिया और शांति से ऋषु को अपने गोद से उतार कर सोफे पर सुला दिया। कृति ऋषभ की तरफ बढ़ गई और नव्या ऋषु के पास जाकर उसे अपनी गोद में लिए रोने लगी और साथ में वो ऋषु को चुप कराने लगी। ऋषभ ने फिर गुस्से से अपने सामने खड़ी कृति की तरफ देखा और एक कसकर थप्पड़ उसे लगा दिया। पर कृति तो जैसे पागल हो गई थी, वो सनकी की तरह हंसने लगी। ऋषभ गुस्से और हैरानी के भाव से उसे देख रहा था। ऋषभ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीवी बच्चे के पास भी आने की, मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने में की। कृति हंसते हुए बोली, स्वीट, और तुम्हारी दूसरी बीवी ने भी ऐसा ही कुछ किया था, फिर उसका अंजाम देख लो, अभी भी रोए जा रही है। सोचो ऋषभ, तुमने इतने दिनों से मेरे सीने में जो आग लगाई है और अभी जो चांटा मारा है उसके बदले में तुम्हारे साथ कितना बुरा करूंगी। तुमसे ज्यादा कौन ही मुझे जानता होगा कि मैं कितनी बड़ी सनकी हूँ और अपनी जिद के चलते मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऋषभ ने गुस्से से कहा, अब क्या करने आए हो? मुझे इतना दर्द देने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा जो अपनी घटिया शक्ल लेकर फिर मेरे सामने आ गई। कृति ने नव्या की तरफ पलटकर कहा, नव्या, मेरे और ऋषभ की प्यार की निशानी मेरा ध्रुव बहुत प्यारा है ना, पर तुम्हारे जैसी आया माँ की वजह से ये भी तुम्हारे तरह रोतलू हो गया है। नव्या ने नफरत से कृति को देखकर अपना मुंह फेर लिया और ध्रुव को खुद के सीने में छुपा लिया। कृति ने ऋषभ की तरफ पलटकर धीरे से कहा, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने आई हूँ। कृति अब जोर से बोली, क्या ऋषभ, तुमने नव्या से कितने झूठ बोले हैं? मैं मर गई? मैं कब मर गई पागल, मैं तो जिंदा हूँ इस दुनिया में भी और तुम्हारे दिल में भी। ऋषभ गुस्से में बोला, कृति अपनी हद में रहो, तुम्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। कृति ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ कर लेना जो करना है, पर पहले बताओ तो सही, कोई अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है तो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? तुमने इससे शादी इसलिए की ना ताकि ये मेरे और तुम्हारे बच्चे की फ्री की आया बन जाए और तुम इससे प्यार का झूठा ड्रामा करके मुझे जला सको, है ना ऋषभ? देखो अब तो तुम झूठ बोलना मत, क्योंकि मैंने नव्या को पहले ही बहुत कुछ बता दिया है और अगर तुमने झूठ कहा तो मैं दूसरे तरीके से तुम्हारा सच बता दूंगी। कृति दोबारा नव्या के पास गई और उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाकर बोली, इससे इतना भी क्या झूठ बोलना? अब क्या तब इसे सच बताओगे जब ये मर जाएगी? और वैसे भी अगर बाद में इसे सच पता चलता तो ये खुद को ही मार डालती या अब खुद को शायद मार दे। तुमसे इतना प्यार जो करती है ये कैसे झेलेगी तुम्हारे झूठे प्यार का दर्द, तुम्हारा धोखा? ऋषभ ने गुस्से से कहा, अपनी हद मत भूलो कृति, कहीं मैं ही तुम्हारी जान ना ले लूं। दूर रहो मेरी बीवी और बच्चे से, और मैं तुम्हारे किसी भी बकवास सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, समझी? तभी पुलिस की एक टीम ऋषभ के घर में आती है, जिन्हें ऋषभ ने ही कॉल करके बुलाया था। 2 लेडी कांस्टेबल कृति को पकड़ कर ले जाने लगी, पर कृति के चेहरे में जरा भी सिकन नहीं थी, उल्टा वो हंसते हुए जा रही थी। ऋषभ नव्या और ऋषु के पास जाकर घुटने के बल बैठ गया। उसने कसकर नव्या और ऋषु को खुद के सीने से लगा लिया। नव्या ऋषभ के सीने से लगकर बहुत रोई। ऋषभ अब अपने फ्यूचर की टेंशन में आ गया। वो नव्या को सच बताना चाहता था, पर ऐसे कि नव्या उसे हंसते हुए माफ करे, पर कृति ने जिस भी तरीके से नव्या को बताया उससे ये बात तय थी कि कृति उसकी जिंदगी में आग लगा कर ही गई होगी। ऋषभ ने इस डर से नव्या को अपनी बाहों में कस लिया और उसके सिर को चूम कर खुद को और नव्या को शांत करने की कोशिश करने लगा। 24 अनचाही शादी, नव्या और ऋषभ का टूटना। रात को नव्या ऋषु को अपने सीने से लगाए हुए बेड पर लेटी थी। ऋषु दूध पीने के बाद अपनी मम्मा की प्यार भरी थपकियों से सो गया, पर नव्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आती भी कैसे, कृति की सारी बातें उसके दिमाग में जो छप चुकी थी।
नव्या ये सब याद रखना नहीं चाहती थी, पर वो भूले भी कैसे, उसे किसी ने भी इतनी बड़ा सच नहीं बताया था। कृति जिंदा है, फिर उसे मरा हुआ बताने की क्या जरूरत थी। उससे भी बड़ा धोखा तो ऋषभ उसे देता आया है। हर दिन नव्या एक धोखे में जीती आई है। ऋषभ ने उसे हर दिन प्यार किया क्योंकि कृति को अफसोस हो सके। ये सब कुछ नव्या के दिमाग में घूमे जा रहा था। तभी बाथरूम के गेट के खुलने की आवाज आती है, पर नव्या अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे होश ही नहीं रहा कब ऋषभ बाथरूम से बाहर आया और कब से एक जगह पर खड़ा होकर नव्या को देखे जा रहा है। नव्या ने कृति के जाने के बाद से ऋषभ से बात नहीं की, ना अपनी कोई नाराजगी जताई, ना ऋषभ पर गुस्सा किया, बस ऋषु को खुद से चिपकाए रखा। ऋषभ नव्या की इस खामोशी से घबरा रहा था। ऋषभ अच्छे से जानता है नव्या अपना गुस्सा, नाराजगी कुछ भी ऋषभ पर नहीं जताएगी। वो आदत से मजबूर है। प्यार खोने के डर ने उसे शांत कर दिया है। कल तक शायद नव्या खुद को सब भुलाकर नॉर्मल कर भी लेगी, पर ऋषभ से नफरत जरूर कर बैठेगी। ऋषभ ये सोचकर ही बेचैन हो रहा था, फिर कल को अगर उसका ये डर सच हुआ तो वो खुद भी नहीं जानता वो खुद को कैसे संभालेगा। ऋषभ नव्या के पास आकर बेड पर बैठ गया। नव्या की पीठ उसकी तरफ थी। उसने नव्या को आवाज लगाई, पर नव्या किसी अलग ही सोच में गुम थी। ऋषभ ने नव्या के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया और आवाज लगाई। नव्या जैसे किसी सपने से बाहर आए हो उनसे अपने पीछे देखा तो ऋषभ उसके पास बैठा था। नव्या ने अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर ऋषभ को एक अजीब दर्द महसूस हुआ। उसने नव्या से कहा, नव्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नव्या भावहीन बोली, कहिए। ऋषभ ने कहा, यहाँ नहीं, बालकनी में चलो प्लीज, मुझे शांति से वही तुमसे बात करनी है। नव्या ऋषु को खुद के करीब करके बोली, मैं ऋषु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपको जो कहना यही कहिए वरना रहने दीजिए। ऋषभ गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, पर मेरी तरफ देखो तो सही। नव्या बोली, मुझमें और ताकत नहीं है ऋषभ कि मैं आपकी आंखों में देखकर आपके और झूठ सुनूं। आपको जो बोलना है ऐसे ही बोलिए। ऋषभ को ये बात अपने सीने पर कुछ चुभने जैसी लगी। उसने गहरी सांस ली और नव्या के पास ही लेटकर नव्या और ऋषु को अपनी बाहों में कैद कर लिया। ऋषभ ने अपना चेहरा नव्या की गर्दन में छुपाकर नव्या को महसूस करके खुद की बेचैनी को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने होंठ नव्या के गर्दन में फेरने शुरू कर दिए और नव्या को अपने गिल्ट का एहसास कराने लगा। पर नव्या ऋषभ की करीबी से आज खुश नहीं थी। वो ऋषभ को महसूस करते हुए रोने लगी। उसने ऋषु को खुद से दूर किया और ऋषभ की तरफ पलटकर उसके होठों को रोक दिया। नव्या रोते हुए बोली, अब मत कीजिए, ये सब क्यों कर रहे हैं ये? अब तो नीलम दीदी यहाँ नहीं है, अब तो कृति जान चुकी है, आप क्यों मेरे करीब आते हैं, फिर क्यों कर रहे हैं ये सब? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगी आपकी झूठी करीबी। मैं और ये सब नहीं सह पाऊंगी ऋषभ, मैं हार गई। मैंने सोचा था चाहे जो हो जाए अपने पति का साथ दूंगी, वो प्यार ना करे तो भी खुश रहूंगी, पर मैं आपके इस झूठे प्यार में आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। मैं इस झूठी करीबी में खुश नहीं रह पा रही। मैं हार मानती हूँ, मैं नहीं हूँ अच्छी बीवी, आपका प्यार मैं नहीं पा पाई। मैं 1000 कोशिशों के बाद भी आपका प्यार नहीं पा पाई। मुझमें मैं ही खोट है, तभी शादी की नींव तो झूठ है ही। आपका प्यार भी मुझे कृति की बदौलत भीख में मिल रही है। मुझे नहीं चाहिए ये झूठा प्यार, ये झूठी करीबी। प्लीज अब बंद कर दीजिए ये नाटक। मैं भी अब आपके करीब आकर आपसे प्यार नहीं मांगूंगी। ऋषभ नव्या की बात सुनकर और गिल्टी फील करने लगा। उसे बहुत दर्द महसूस हुआ नव्या की बात सुनकर। उसने नव्या को झट से अपने गले लगा लिया और बोला, नव्या आई एम रियली सॉरी, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, पर यकीन मानो मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे दूर मत जाना। नव्या उससे अलग हुई और उससे दूर जाती हुए बोली, मेरे पास रहने से कुछ खास नहीं हो जाएगा। क्या आपका मन नहीं भरा कृति को आपके छोड़ने का, और कितना पछतावा करवाना चाहते हैं? ऋषभ नव्या के खुद से दूर होने पर तड़प गया। वो नव्या को अपने पास गले लगाकर रखना चाहता था, पर नव्या की बात सुनकर उसने हैरानी से कहा, मैं कृति को जताने के लिए नहीं रहता हूँ तुम्हारे पास, अपनी बीवी के पास रहने के लिए मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। नव्या बेड से उठकर ऋषभ से और दूर जाकर बोली, वो करीबी जो आपकी पहली पत्नी की वजह से मुझे भीख में मिली है, वो करीबी जो झूठी है, सिर्फ किसी को दिखाने के लिए। ऋषभ भी बेड से उठकर बोला, नहीं, वो करीबी जो एक पति अपनी पत्नी को प्यार देने के लिए करता है। नव्या टेढ़ा मुस्कुराकर बोली, हाँ, और जो करीबी सिर्फ किसी को दिखाने के बाद पास होकर भी दूरी सी लगती है। आप जिसे पति पत्नी की करीबी कह रहे हैं, उसी करीबी की फोटोज और वीडियो साफ बयां कर रही है कि मैं सच में बेवकूफ़ हूँ। पूरी दुनिया समझ सकती है कि आपका वो प्यार कितना दिखावटी है, पर मैं आपके प्यार में पागल बन चुकी थी, बेवकूफ़ बन चुकी थी। जो मेरे साथ होने वाला नाटक मैं ही समझ नहीं पाई।
हमारी शादी का असली रूप वही था जो मैंने अनजाने में हमारी शादी की पहली रात में देखा था। आपने अपने हाथों से वो खूबसूरत चीजें बर्बाद की थी और उसी तरह आपने ये शादी भी बर्बाद कर दी। ऋषभ नव्या के पास आने की कोशिश करता तो नव्या उससे मुंह फेर करके दूर हट गई। ऋषभ नव्या की दूरी और बातों से भावुक हो गया। उसने नव्या को बैंक हग कर लिया और अपना चेहरा नव्या की गर्दन में छुपा लिया। नव्या उससे दूर हटने की कोशिश करती रही। ऋषभ का हाथ खुद के पेट और कमर से हटाने की कोशिश करती रही तो ऋषभ नव्या की गर्दन में अपना चेहरा फेरने लगता नव्या और जकड़ लेता। नव्या इन सब से थक गई। वो हार मानकर घुटी हुई सिसकियां लेकर रोने लगी। ऋषभ भी खुद में टूटते हुए ऐसी ही नव्या से चिपके हुए बोला, प्लीज नव्या मुझसे दूर मत जाओ, मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए। मुझसे मेरी खुशी मत छीनो, कृति ने पहले ही मुझे बहुत तोड़ दिया है। तुम हो वो जिसने मुझे जोड़ा है, मुझे सुकून दिया है, मैं अपने सुकून से दूर नहीं रह सकता। मुझमें और टूटने की ताकत नहीं है इस बार अगर तुम। ऋषभ आगे कुछ कहता उससे पहले नव्या रोते हुए बोली, बस कीजिए, मत कहिए ये झूठ, मैं और झूठ नहीं सुन सकती। मैं आपसे दूर नहीं जा सकती ऋषभ। मेरे लिए आप और ऋषु मेरी जान हो, पर आज आपने मेरी जान निकाल दी, मुझे मार दिया। मैं नहीं जा सकती आपसे दूर, माफ कीजिए, मैं आपको इस झूठे रिश्ते से आज़ाद भी नहीं कर सकती। आपको ना सही मेरे बच्चे को मेरी सच्ची जरूरत है, उसके लिए मैं आपके झूठ के बाद भी आपके साथ रहूंगी। ऋषभ टूटते हुए बोला, नव्या ऐसा नहीं है मैं। नव्या फिर से उसकी न सुते हुए बोली, मत कहिए कुछ ऋषभ, कुछ नहीं कहेंगे तो ही अच्छा है। पर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए और प्लीज सच बोलिएगा। नव्या ऋषभ की तरफ पलटी तो ऋषभ अपनी उदास पड़ी आंखों से नव्या को एक उम्मीद से देखने लगा। नव्या बोली, आप कृति से कितना प्यार करते हैं? ऋषभ हैरानी और नफरत से बोला, मैं उससे जरा भी प्यार नहीं करता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए उसके लिए हर प्यार खत्म हो गया जब उसने अपने स्वार्थ के लिए इस मासूम को जन्म देने के बाद भी उसका दिल नहीं पिघला। पैसों की भूख के आगे उसने अपने बच्चे तक को नहीं देखा। नव्या ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, झूठ बोल रहे हैं आप, आज भी आपको कृति से फर्क पड़ता है, आज भी आपके अंदर उसके लिए एहसास जगाते हैं। ऋषभ बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। नव्या गुस्से से बोली, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या जरूरत पड़ गई आपको उसे पछतावा करवाने की, उसे जलन महसूस करवाने की, मुझे उसके लिए धोखे में रखने की? क्या जरूरत थी मेरा इस्तेमाल करने की? जैसे उसने आपको धोखा देकर आपको तोड़कर रख दिया है वैसे ही मेरे लिए अब आप बन चुके हैं। मेरे लिए भी आप कृति का ही एक रूप है। नव्या ने रोते हुए ऋषभ को खुद से दूर कर दिया और बाथरूम की तरफ भाग गई। गेट बंद करके वो दीवार के सहारे बैठकर रोती रही। ऋषभ भागकर बाथरूम के पास आया और दरवाजा खटखटाने लगा। नव्या का नाम पुकारते हुए वो भी रो पड़ा, नव्या, नव्या प्लीज दरवाजा खोलो, नव्या आई एम सो सॉरी, प्लीज मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ ध्रुव ही नहीं मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी गलती की सजा मुझसे नफरत करके मत दो। नव्या, नव्या प्लीज ओपन द डोर, नव्या, नव्या प्लीज। ना जाने कब तक ऋषभ नव्या को आवाज देता रहा। बाथरूम में नव्या सिसकते हुए रोए जा रही थी। ऋषभ अब वहां से उठा और अपने स्टडी रूम में चला गया। नव्या बाथरूम से तब निकली जब उसे ऋषु की रोने की आवाज आई। उसने रूम में आकार देखा तो ऋषभ है ही नहीं। नव्या ऋषु को गोद में लेकर उसे चुप कराने लगी। जब 25 अनचाही शादी, स्टडी रूम हुआ तबाह। रात के 3 बजे गए पर नव्या की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। अचानक से उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषभ रूम में आया। नव्या और ऋषु को सोता देख वो बाथरूम में चला गया। नव्या ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो बाथरूम के लाइट ऑन देखकर समझ गई ऋषभ बाथरूम में गया है। नव्या बाथरूम से बाहर आने के बाद से ही काफी देर से ऋषभ के आने का ही वेट कर रही थी। उसके इंतजार में ही उसे नींद नहीं आई थी। ऋषभ अब आ गया तो नव्या ने चैन से गहरी सांस लेकर फिर से आंखें बंद कर ली। बाथरूम में ऋषभ ने जब मिरर में देखा तो खुद की हालत अस्त व्यस्त पाया। बाल बिखरे हुए थे, आंखें रोने की वजह से सूज गई थी, कपड़े खराब हो गए थे, उनमें खून के धब्बे लगे हुए थे। ऋषभ ने अपने हाथों को देखा तो दोनों हाथ कोहनी तक चोटों से भर गए थे। उसके हाथों का खून ही उसकी शर्ट में लगा हुआ था। ऋषभ ने अपना दायां हाथ उठाया और उसमें लगे कांच के टुकड़े को हटाया, शर्ट उतार कर फेंक दी और शावर ऑन करके पानी के नीचे खड़ा हो गया। उसके हाथ में लगा खून पानी बहा ले गया, पर ऋषभ के मन में जो तूफान मचा हुआ था उसे तो नव्या ही बहा सकती है, पर नव्या अब उससे नफरत करने लगी है। ऋषभ ने तो सच में नव्या से प्यार करना शुरू कर दिया था। नव्या है ही ऐसी, क्यों उससे प्यार ना हो, पर नव्या के लिए ऋषभ कृति जैसा हो गया है।
ऋषभ कृति से ज्यादा खुद को कोस रहा था। कृति को पछतावा कराने के चक्कर में वो अब जिंदगी भर पछताने की सजा ले चुका है। ऋषभ टॉवल पहनकर बाथरूम से बाहर आया, अपने कपड़े निकालकर पहन लिए और बेड पर लेट गया। नव्या अब तक सो चुकी थी। ऋषभ काफी देर तक नव्या का चेहरा देखता रहा। नव्या के भी चेहरे का वही हाल था जो ऋषभ का है। दर्द दोनों को हो रहा था, पर एक धोखा खाने के चलते और एक धोखा देने के चलते अपनी ऐसी हालत बना बैठे हैं। ऋषभ थोड़ा आगे आया और ऋषु को फिर नव्या को किस कर लिया। ऋषभ को तभी याद आया कि आज ही तो दोनों ने अपना पहला किस किया था, एक दूसरी का साथ देते हुए, एक दूसरी की खुशी से अपनी करीबी का सबूत दिया था ऋषभ ने, पर आज ही दोनों इतने दूर हो गए। ऋषभ अफसोस जताते हुए सो गया। सुबह ऋषु के रोने की आवाज से नव्या की नींद खुली। नव्या ने ऋषु को गोद में लेकर चुप कराया और टाइम देखा तो हैरान रह गई। सुबह के 8:30 बजने वाले थे। लेट सोने की वजह से वो लेट उठी। उसने आसपास देखा तो ऋषभ नहीं था, ना ही ऋषभ का ऑफिस बैग और लैपटॉप था, मतलब साफ था वो ऑफिस जा चुका है। नव्या ने सर्वेंट से कहकर ऋषु के लिए दूध मंगाया और उसे नहलाकर तैयार करने के बाद दूध पिलाया और सर्वेंट को उसे संभालने दे दिया। फिर खुद भी जल्दी से नहाने गई। नहाने के बाद उसने अपने और ऋषु के कपड़े धोने के लिए बास्केट में डाले तो ऋषभ के कपड़े गेट के पास पड़े पाए। उसने उन्हें उठाया तो ऋषभ की रात की शर्ट में खून के धब्बे पाए जो सूख गए थे और शर्ट जगह जगह से खून के सूखने की वजह से जम चुका था। नव्या ने ऋषभ के शर्ट के खून के धब्बे हटाए, फिर उसे धोने के लिए दे दिया। उसे समझ नहीं आया ये खून कैसे लगा, क्या ऋषभ को कहीं चोट आई है, पर कैसे। नव्या रूम से बाहर आई तो एक मेल सर्वेंट नव्या की तरफ भागकर आया और बोला, मैडम क्या कल रात को चोर आया था? उद्धरण चिन्ह। नव्या ने हैरानी से कहा, चोर नहीं तो भैया क्यों, क्या हुआ? सर्वेंट बोला, सर का स्टडी रूम तहस नहस हुआ पड़ा है, जैसे किसी ने रूम में हाथापाई की हो। चलिए एक बार आप ही देख लीजिए, मुझे लगता है हमें पुलिस को एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट के कहने पर नव्या उसके साथ स्टडी रूम में गई तो रूम सच में तबाह होने की कंडीशन में था। रूम में जितना भी कांच का सामान था वो सब टूट चुका था। फर्श पर कांच, कागज, स्टडी का तरह तरह का सामान और खून के छींटे पड़े हुए थे। नव्या को भी एक पल के लिए लगा कल सच में शायद कोई चोर डकैता घुसे थे, पर फिर उसे ऋषभ के कपड़े में खून के दाग याद आया। उसे समझ आ गया ऋषभ ने ही ये हाल किया होगा, वरना इतनी हाई सिक्योरिटी में चोर तो नहीं आ सकते और ऋषभ का स्टडी रूम बर्बाद करने का सवाल ही नहीं उठता। रूम इस घर का सबसे सेफ रूम है, हाई टेक्नोलॉजी से इस रूम को कवर रखा है, कोई तिनका भी ऋषभ की परमिशन के बगैर इस रूम में आने की हिम्मत नहीं कर सकता। और यहाँ तो लाखों के शोपीस टुकड़े हुए पड़े थे, ऑफकोर्स ऋषभ ने ही ये किया है। पर जिस तरह से फर्श में और शर्ट में खून लगा हुआ है, इसे चिंता होने लगी कि ऋषभ को जरूर कोई गहरी चोट लगी है। नव्या ऋषभ को कॉल करके ये पूछना चाहती थी, पर कैसे पूछे, वो तो ऋषभ से गुस्सा है। नव्या 15 मिनट तक यही सोचती रही, फिर उसने सोचा एक छोटा सा सवाल ही तो पूछना है, क्या वो ठीक है, बस इसमें क्या बड़ी बात है। नाराजगी, गुस्सा सब एक तरफ और पति की चिंता एक तरफ। प्यार उनका झूठा था, मेरा थोई। उनका प्यार बदला है पर मेरा पति थोई बदला है। मुझे मेरे पति का छोटा सा हालचाल ही तो जानना है। ये जानने के बाद कॉल कट। बस नव्या ने दिमाग में सोच लिया उसे ऋषभ से क्या क्या कहना है। उसने गहरी सांस लेकर ऋषभ को कॉल लगाया। ऋषभ किसी इम्पोर्टेंट मैटर में निखिल से बात कर रहा था। उसने बेध्यानी में ही कॉल काट दिया। इधर नव्या को बहुत बुरा लगा। उसे लगा ऋषभ उससे बात नहीं करना चाहता, इसलिए अब फालतू में बात न करना पड़े, इसलिए कॉल भी काट रहा है। नव्या ने मन में कहा, ठीक है ना, कोई बात नहीं नव्या। ऋषभ तो कभी भी तुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, अब सच बाहर आ गया है तो क्या ही बात करेगी तुझसे। नव्या ने सर्वेंट को ऑर्डर देकर स्टडी रूम साफ करने को कहा और ऋषु के पास चली गई, जहां ऋषु 3 सर्वेंट्स के हाथ हंसते हुए खेल रहा था। ऋषु का हंसता हुआ प्यारा चेहरा देखकर नव्या सब कुछ भूल गई। वो भी मुस्कुराकर ऋषु के पास आ गई। तभी उसकी नज़र गेट के पास गई, जहां हेड सर्वेंट नीलम से कुछ बात कर रही थी और नीलम रोए जा रही थी। नव्या उनके पास गई और बोली, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हेड लेडी सर्वेंट बोली, मैम हमने डिसाइड किया है कि नीलम को घर से निकाल देंगे। इसने कितनी बड़ी गलती है, इसकी वजह से कल घर में एक आफत आ गई। ऋषु बाबा पर भी उस मुसीबत का साया पड़ गया। आपके ऋषु बाबा के और सर की हालत कल हमसे देखी नहीं देगी। इन सब का कारण ये है, इसे हमने निकालने का सोचा है। और सर ने हमसे पहले ही कहा था कि घर के काम काज के फैसले हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं और इसे हमने ही यहाँ काम पर लगाया था। अब हम अपनी गलती सुधार रहे हैं।
नीलम नव्या के पास आकर रोते हुए बोली, मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कृति मैडम जी इतना सब कुछ कर जाएगी। मैंने तो बस आप लोगों की बात बताई थी, पर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था मेरी नासमझी के चलते कल इतना सब कुछ हो जाएगा। मैडम जी मैंने कृति मैडम के लिए काम करना छोड़ दिया है, मेरा यकीन कीजिए मैडम जी, मुझे घर से मत निकालिए। लेडी हेड सर्वेंट गुस्से से बोली, घर की बातें मैम और सर के निजी पलों को पैसे के लिए किसी को भी बताती रहेगी और हम बर्दाश्त कर लेंगे। क्या तुम अपने घर की महाभारत भी ऐसे फैलाती हो? हमारे लिए ये घर अपने घर से भी बढ़कर है और कोई गद्दार हमारे घर की बात फैलाएगी उसे हम सजा भी ना दे। निकलो अब यहाँ से अभी के अभी। नीलम दोनों के पैरों पर गिरते हुए बोली, मैडम जी अब से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो, घर से ना निकालो, मेरे परिवार वालों को मैं ही संभाल रही हूँ। मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं अपने घर परिवार से दूर यहाँ काम कर रही हूँ। आप निकाल देंगी तो मेरे परिवार की रोजी रोटी छूट जाएगी। मैडम जी यकीन कीजिए मैंने कृति मैडम से सारे कनेक्शन तोड़ दिए हैं। मैंने उनका असली चेहरा देख लिया है। मुझे एक मौका दे दीजिए मेरी गलती सुधारने का। लेडी हेड सर्वेंट कुछ कहती उससे पहले नव्या ने नीलम को उठाकर कहा, नीलम दीदी का सामान सर्वेंट क्वार्टर में रखवा दीजिए। इनकी गलती की वजह से ही मुझे सच पता चला है। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है नीलम दीदी, मेरे साथ जो बुरा होना था वही हुआ है। आप शांत हो जाए और आगे से ऐसी चुगली मत कीजिएगा। नव्या वहां से चली गई। नीलम अपना सामान उठाकर अफसोस के साथ सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। नव्या ऋषु के साथ बिजी हो गई। ऋषभ ने अपने काम के चलते एक बार भी फोन चेक नहीं किया, जिसकी वजह से उसे पता भी नहीं चला नव्या ने उसे कॉल भी किया था। शाम को ऋषभ घर आया तो नव्या ऋषु के साथ खेलते हुए हंस रही थी। ऋषभ की जैसे सारी थकान ही मिट गई अपने बीवी बच्चे को हंसते मुस्कुराते देखकर। जैसे ही नव्या की नज़र गेट पर ऋषभ पर गई उसकी हंसी बंद हो गई। उसने अपनी नज़रें फेरी ही थी कि उसकी नज़रें ऋषभ के हाथों पर गई जहां कलाई के आसपास चोटों के निशान थे। ऋषभ ने न हाथों में पट्टी की थी न दवा लगाकर इस चोट को भरने की कोशिश की। ऋषभ ने नव्या को हंसते हंसते खुद को वजह से रुकता देखकर बहुत बुरा लगा। वो मुंह लटकाकर अपने रूम में चला गया। आधा घंटा होने को था पर ऋषभ अपने रूम से बाहर नहीं। नव्या सोफे पर बैठी हुई थी। उसने कुछ सोचा और एक नंबर पर कॉल लगा दिया। 35 मिनट बाद घर के गेट पर एक आदमी आया। नव्या ने उन्हें नमस्ते कहा, ऋषु को सर्वेंट को देकर वहां से अपने रूम में चली गई। ऋषभ बैग पर बैठा एक फाइल देख रहा था, साथ में बार बार गेट पर नजर जमाए हुआ था कि कब नव्या रूम में आए, पर 1 घंटा होने को था और नव्या रूम में आई। अचानक से गेट खुला और नव्या रूम में आए। उसके पीछे पीछे एक आदमी भी रूम में आया। उसने ऋषभ को ग्रीट किया। नव्या ने एक चेयर बढ़ाकर कहा, डॉक्टर आप प्लीज शुरू कीजिए। डॉक्टर चेयर पर बैठकर बोला, सर क्या आप अपने हाथ दिखा सकते थे? ऋषभ ने नव्या की तरफ देखा, फिर डॉक्टर की तरफ देखकर फाइल हटाकर अपने हाथ आगे कर दिए। 26 अनचाही शादी। नव्या का मम्मी गुस्सा। डॉक्टर के कहने पर ऋषभ ने फाइल हटाकर अपने हाथ आगे किए तो डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर के पीछे खड़ी नव्या भी हैरान रह गई। ऋषभ के दोनों हाथों में कांच घुस जाने की वजह से कट लगे हुए थे, खरोचे जगह बने हुए थे। नव्या की आंखें एक पल को नम पड़ गई। डॉक्टर ऋषभ की ऐसी लापरवाही पर उसे समझाते हुए उसका ट्रीटमेंट करने लगे। नव्या ने नम आंखों से ऋषभ की तरफ देखा तो ऋषभ उसे ही देखे जा रहा था। नव्या नजरें फेरकर खुद से मन में बोली, अब क्यों मुंह लटका रखा है इन्होंने? फोन काटते वक्त तो सोचा नहीं, अब ऐसे देख रहे हैं जैसे ना जाने कितना अफसोस हो। ऋषभ नव्या की तरफ ही देखे जा रहा था, पर अब नव्या ने उसके बजाय रूम में हर जगह देखा। ऋषभ के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने नव्या से थोड़ी देर बातें की, फिर वहां से चले गए। नव्या भी रूम से बाहर जाने लगी तो उसे पीछे से ऋषभ की एक बात सुनाई दी जो ऋषभ ने जानबूझकर जोर से कहा था। ऋषभ अपने हाथों को देखकर बोला, जब पता चल गया कि मुझे चोट लगी है तो मेरा हाल नहीं पूछ सकती थी। नव्या पहले ही ऋषभ की चोट देखकर जावलमुखी बन चुकी थी, अब ऋषभ की बात सुनकर उसका फटना ही बाकी था। नव्या अपनी साड़ी का पल्लू कमर में कोने में डालकर रूम में घुसकर बोली, जब पता है चोट लगी है तो डॉक्टर को नहीं दिखा सकते थे। ऋषभ बेड से उठकर बोला, जब पता है कि मैं जिद्दी हूँ, गुस्सैल हूँ, तो मेरे घर में आने के बाद आकर मुझे समझा नहीं सकती थी। नव्या ने भी ताने मारकर और आगे बढ़कर कहा, जब पता है आप खुद गुस्सैल जिद्दी है तो खुद को ही समझाकर हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे। स्टडी रूम को तबाह करके खुद को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत थी? ऋषभ भी थोड़ा करीब आकर बोला, जब पहले ही पता चल गया कि मैंने खुद को चोट पहुंचाई है तो एक बार भी कॉल करके मेरे बारे में नहीं पूछ सकती थी। बस यही लाइन ऋषभ ने गलत बोल दी।
ये सुनने के बाद तो नव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गुस्से से अपने आसपास कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। ऋषभ जो अभी तो शेर बन रहा था अपनी बीवी का, अचानक से बीवी को गुस्से में आता देखकर जितने भी कदम आगे बढ़ाए सब पीछे ले लिए, क्योंकि उसकी माँ भी ऐसा ही रौद्र रूप लेकर झाड़ू ढूंढती और ऋषभ को धो धो कर सुखाती थी। नव्या गुस्से सोफे पर फिर टेबल में कुछ ढूंढते हुए बोली, कहाँ है? ऋषभ अटकते अटकते बोला, बी वी नव्या न। नव्या मियाँ बीवी का गुस्सा एक तरफ और मियाँ को झाड़ू से मरना एक तरफ, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, ये गलत है। तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती। नव्या ऋषभ की तरफ पिल्लो फेंककर बोली, आपका फोन कहाँ है? ऋषभ ने गला गीला करके कहा, ऑफिस बैग। नव्या ने ऑफिस बैग उठाया और ऋषभ का फोन ढूंढने लगी। ऋषभ हैरानी से नव्या से बोला, यार नव्या, मेरी माँ की तरह क्यों गुस्सा कर रही हो? यार नाराजगी है तो मैं मनाऊंगा ना इसमें। नव्या इतने में ऋषभ का फोन ढूंढकर उसे थमाकर बोली, लॉक खोलिए और इसमें कॉल हिस्ट्री में देखिए। ऋषभ ने जल्दी से लॉक खोला और कॉल हिस्ट्री में चेक किया तो नव्या का कॉल सुबह के 9:47 पर आया था, पर ऋषभ ने कॉल काट दिया था। नव्या ने गुस्से से कहा, क्या है ये? इसे कॉल करना थोड़ी कहते हैं, ये तो पोस्टर है जो दीवार में टांगना था, पर साइज में छोटा होने की वजह से आपके फोन में टंग गया है ना? ऋषभ हड़बड़ा कर बोला, मुझे कसम से नहीं पता चला तुमने कब कॉल किया मुझे। शायद आज काम में बिजी था तो मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने इंटेंशनली कॉल नहीं काटा नव्या। नव्या ने गहरी सांस लेकर गुस्से से कहा, हाँ और भी कोई बहाने लगा लीजिए। आप प्यार का नाटक खत्म है तो कॉल उठाने का दिल थोड़ी करेगा। ऋषभ नव्या के हाथ पकड़कर बोला, मेरा यकीन करो नव्या, आज काम बहुत था, वरना मुझे सच में बहुत खुशी हुई ये देखकर कि तुमने मुझे कॉल किया था। वैसे क्या चोट के लिए कॉल किया था या कोई काम था क्या? नव्या हाथ छुड़ाकर गुस्से से बोली, मेरा सिर। नव्या रूम से बाहर चली गई तो ऋषभ नव्या को जाता देख जोर से बोला, बीवी मेरे लिए कॉफी बना दो और कॉफी को तुम ही लाओ तो अहो भाग्य हमारे। नव्या नीचे हॉल में गई और नीलम से कहा, नीलम दीदी ऋषु के पापा के लिए कॉफी भिजवा दो। नीलम ने कॉफी बनाई और ऋषभ को कॉफी देने चली गई। नीलम ने गेट नॉक करके कहा, सर जी आपकी कॉफी। ऋषभ का मुंह बन गया, एक तो नव्या नहीं आए, ऊपर से नीलम की आवाज सुनकर। ऋषभ ने दरवाजा खोला और बोला, तुम्हें निकाला नहीं किया? खैर लेनी पड़ेगी हेड की। नीलम ने पछतावे से कहा, सर जी नव्या मैडम जी ने मुझे अपनी मर्जी से माफ करके एक मौका दिया है और मैं वादा करती हूँ ऐसी गलती नहीं होगी। आप भी माफ कर दीजिए सर जी। ऋषभ ने कुछ सोचकर कहा, अगर चाहती हो कि मेरी माफी मिल जाए तो कुछ ऐसा करो कि मेरी रूठी हुई बीवी खुद आए और मुझे अपने हाथों से ये कॉफी पिलाए। मुझे नहीं पता तुम क्या झूठ बोलोगी, पर ऐसा बोलोगी कि मेरी बीवी मेरे पास आ जाए। नव्या मुझसे बहुत नाराज है, वो जल्दी से मुझसे मान जाए, इसमें तुम मेरी मदद करोगी? बोलो मंजूर है। नीलम ने खुशी से कहा, सर जी आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। नीलम फट से वहां से कॉफी के साथ नव्या के पास आए, अपनी खुशी छुपाकर उदास चेहरे से बोली, मैडम ने सर जी कॉफी नहीं पी रहे। नव्या ने कहा, खुद ने ही मंगाया और अब ना बोल रहे हैं। नीलम बोली, नहीं मैडम जी, दरअसल सर बहुत दुखी हुए बैठे हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो कॉफी नहीं पाएंगे क्योंकि कॉफी पिलाने वाली तो आए नहीं और हाथ में भी चोट लगी है तो कॉफी का कप पकड़कर कॉफी पीना उनसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका रात का खाना ना बनाए, हाथ कट गया है ना, वो कैसे खाना खाएंगे। कह रहे थे सुबह भी कुछ नहीं खाया, निखिल के कहने पर कुछ खाया था और अब रात को भी नहीं खा पाऊंगा, क्या करूँ, चोट ही ऐसी भयंकर लगी है। पर कोई बात नहीं मैडम जी, आप ऋषु के साथ खेलो, पर ये कॉफी इसका क्या करूं, फेंक दूं क्या? नीलम ने बातें ही इतनी इमोशनल होकर कही कि नव्या थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने नीलम से कॉफी कप लिया और ऋषु को नीलम की गोद में देकर वो ऋषभ के पास चली गई। नीलम ऋषु को गोद में लेकर नाच उठी। ऋषु अपनी नीलम आंटी को गोद में नचाते हुए हंसने लगा। रूम के गेट खुलने की आवाज से बालकनी में खड़ा ऋषभ खुश हो गया। नव्या के अलावा और किसमें हिम्मत है ऋषभ का रूम का गेट बिना पूछे खोलने की। ऋषभ ने ऐसा जताया कि उसे पता ही नहीं है नव्या आ चुकी है। नव्या ने गहरी सांस लेकर ऋषभ से कहा, ये क्या तरीका हुआ? अगर मैंने कॉफी नहीं पिलाई तो क्या आप खाना भी नहीं खाएंगे? शेफ आपका भी खाना बनाएंगे और आप अच्छे से खाना भी खाएंगे और दवाई भी तो लेनी है आपको। पहले तो खुद ने हाथ में चोट लगा ली और अब खाना भी बंद करने का इरादा है। ऋषभ कंफ्यूज होकर मन में बोला, क्या बोले जा रही है मेरी बीवी? कॉफी खाने में बदल गया क्या? ऋषभ ने पीछे पलटकर देखा तो नव्या हाथ फोल्ड करके खड़ी उसे ही घूर रही थी। ऋषभ ने गला गिला करके कहा, ये मम्मी वाले लुक क्यों दे रही हो?
नव्या ने उसे इशारे से बेड पर बैठने को कहा। ऋषभ चुपचाप आ गया तो नव्या गुस्से से बोली, आपने सुबह ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? हाथ की चोट की वजह से? ऋषभ ने मुंह लटकाकर कहा, मैंने आज पूरे दिन ही कुछ नहीं खाया है, बस अभी इच्छा हुई तुम्हारे हाथ से कॉफी पीने की तो कह दिया, तुम्हें नहीं पिलाना तो इट्स ओके। नव्या हैरानी से बोली, क्या आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया? तो अभी कॉफी मांग सकते थे तो खाने का नहीं कह सकते थे? फिर नीलम दीदी से क्यों कहा? निखिल भाई के कहने पर आपने लंच किया था। ऋषभ बोला, उसकी बात पर ध्यान मत दो, पहले मुझे कॉफी पिला दो प्लीज। अगर नहीं पिलाना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर सकती हो। नव्या ने कॉफी का कप उठाया और फुक फुक कर ऋषभ को कॉफी पिलाया। कॉफी नीलम के हाथों से ऊपर नीचे करने की वजह से पहले ही ठंडी हो गई थी, अब नव्या की फुक से काफी ठंडी हो गई थी, पर ऋषभ को कहाँ चैन। उसने अपने होठों पर हाथ फेरकर जोर से कहा, आ नव्या, बहुत गर्म है, मेरा मुंह जल गया, बहुत गर्म है। नव्या ने ऋषभ के होठों पर चिंता से हाथ फेरा, फिर अच्छे से फूंक मार मार कर सावधानी से ऋषभ को कॉफी पिलाया। कॉफी बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, पर ये ऋषभ की ही करनी थी। नव्या ने तो ऋषभ के भले के लिए कॉफी ठंडी की थी। अब पिए कॉफी मुंह का स्वाद बिगाड़ कर। कॉफी खत्म करने के 15 मिनट बाद नव्या ने ऋषभ के लिए खाना मांगा दिया और उसे खाना खिलाने लगी। नव्या खुद से मन में बोली, नाराज मैं हूँ, गुस्सा में मैं हूँ और मुझे ही सेवा करनी पड़ रही है। जिसने गुस्सा दिलाया वो खुद राजा बने बैठे हैं। इनका हाथ ठीक होने दो, फिर तो इनसे दूर ही भाग जाऊंगी। नव्या ऋषभ को खाना खिलाने के बाद रूम से बाहर जाने लगी तो ऋषभ बोला, क्या तुम रुक नहीं सकती मेरे साथ थोड़ी देर? नव्या ने घूरकर ऋषभ को देखते हुए कहा, अब अगर आपने मनमानी की ना तो मुझे भी नहीं पता, मैं करूंगी, कल सोच लूंगी क्या करना है, पर अभी आपको शांत रहना है। किसी चीज की जरूरत हो तो सर्वेंट बहुत है, यहाँ बुला लीजिएगा उन्हें। नव्या वहां से चली गई और ऋषभ बेड पर गिर गया। 15 मिनट ही हुए होंगे कि उसने नव्या को आवाज लगाना शुरू कर दिया। ऋषभ चिल्लाते हुए बोला, बीवी, नव्या। ऋषु की मम्मी, बीवी, अरे सुनो तो सही, कहाँ हो बीवी? ऋषु की मम्मा। ऋषभ बुलाते बुलाते रूम से बाहर आ गया। एक सर्वेंट ऋषभ की आवाज सुनकर उसके पास आया और बोला, क्या बात है सर, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? ऋषभ मुंह बनाकर बोला, तुम ऋषु की माँ हो, मेरी बीवी हो। सर्वेंट हैरानी से बोला, क्या सर? ऋषभ फिर से मुंह बनाकर बोला, मेरा सिर। ऋषभ को तभी नव्या का इरिटेट मुंह याद आ गया जो यही लाइन बोलते वक्त नव्या का बना था। ऋषभ मुस्कुरा उठा। सर्वेंट, सॉरी सर। ऋषभ अपने सिर के पीछे अपने दोनों हाथ रखकर मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ जा, माफ किया, पर ये बताओ तुम्हारी मालकिन है कहाँ? सर्वेंट ने नीचे हॉल की तरफ इशारा किया तो नव्या उसे ही हॉल में खड़ी घूर रही थी। नव्या का मम्मी लुक ऋषभ के पसीने छुड़वा देता था। मम्मी की बेलन याद आ जाती थी उसे। उसने जीवन में इतनी रोटी नहीं खाई जितनी मम्मी के बेलन और झाड़ू की मार खाई है। ऊपर से नव्या को पहले ही उसने गुस्सा दिला दिया है, कहीं इसका दिमाग फिरे और अपनी सासू माँ से ऋषभ को काबू करने का पेतरा पूछ ले। ऋषभ दांत दिखाकर बोला, कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था जरा तुम्हें बता दूं, आज मौसम बहुत अच्छा है तो बाय मैं आराम करने जा रहा हूँ। ऋषभ रूम में पहुंचकर बोला, मेरी भोली बीवी घूरना किससे सीख कर आई है? मम्मी से आजकल ज्यादा बातें हो रही है क्या इसकी? 27 अनचाही शादी, ऋषभ के झूठ को पकड़ना। दिन के टाइम पर नव्या ने पहले ऋषु को पूरा घर घुमाते हुए दूध पिलाया, वरना महाराज दूध की बोतल ही फेंक देते थे। क्या करे, बाप पर जो गया है। दूध पिलाने के बाद ऋषु को सुला दिया, फिर अपना और ऋषभ का खाना रूम में मंगवा लिया। नव्या स्टडी रूम में गई जहां ऋषभ अपना काम कर रहा था। नव्या ने धीरे से दरवाजे को थोड़ा सा खोला और चुपके से देखा तो ऋषभ अपनी फाइल में कुछ लिख रहा था। नव्या ने फिर ऋषभ को आवाज लगाने की सोची, पर अचानक से उसे होश आया कि ऋषभ हाथ में पेन पकड़े आराम से कुछ लिख पा रहा है, पेन को हाथों में आराम से घुमा पा रहा है। नव्या की आंखें छोटी हो गई। उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और गुस्से से ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ नव्या को देखकर फिर से फाइल में देखकर बोला, नव्या बोलो, कुछ काम था। ऋषभ ने ध्यान ही नहीं, नव्या उसके हाथ को गुस्से से देख रही थी। नव्या की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न मिलता देखकर ऋषभ ने अब अच्छे से मुंडी उठाकर देखा तो नव्या खा जाने वाली नजरों से उसके हाथ और हाथ में पड़ा पेन देख रही थी। 1 मिनट तक तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने अपने हाथों की पट्टी पर गौर किया और उसके हाथ से पेन गिर पड़ा। ऋषभ अपना हाथ सहलाते हुए ड्रामा करते हुए बोला, आह, थक गया मैं तो, कितनी तकलीफ होती है जख्मी हाथ से काम करने में, मैं तो मर ही गया, बहुत दर्द हो रहा हाथों में। नव्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, चलिए खाना रूम में आ गया है।
ऋषभ ने फट से फाइल बंद की और नव्या के पीछे पीछे चल पड़ा। रूम में पहुंचकर नव्या ने हाथ धोए पर ऋषभ आराम से बैठ गया। नव्या सोफे पर बैठकर बोली, खाना शुरू कीजिए। ऋषभ कंफ्यूज होकर बोला, खाना शुरू करो। बीवी, मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं कैसे खाऊं? नव्या बोली, और कितना झूठ बोलने का इरादा है आपका? आपके हाथों में चोट आई है पर सीधे हाथ में इतनी भी चोट नहीं आई कि आप खा ना सके। जैसे आराम से इस हाथ से फाइल में लिख रहे थे ना, वैसे ही आप पेन की जगह चम्मच पकड़िए और खाना खाए। क्या अपनी कृति की तरह आपने भी मुझे इतना बेवकूफ़ समझा है कि आपका झूठ देखने के बाद भी आप पर भरोसा करूं? ऋषभ प्लीज बस कीजिए, अब तो आपने झूठ बोलने की आदत सुधार लीजिए। ऋषभ ने अफसोस से सिर झुकाकर कहा, मैं झूठा नहीं हूं। मैंने तो ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, तो इस चोट के बहाने तुम मेरे पास तो होगी। नव्या, सॉरी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी गलती की वजह से पहले से ही तुम गुस्से में हो और मैं मेरी गलती मानता हूँ। प्लीज़ फिर से कृति को मेरी मत कहना, तुम खाना खा लो। ऋषभ इतना कहकर बालकनी में चला गया। नव्या थोड़ी देर सोफे पर बैठे हुए खाने को देखती रही, फिर उठकर ऋषभ के पास चली गई। नव्या ऋषभ के ज़्यादा करीब नहीं गई, उसने बालकनी के ग्लास डोर पर खड़े होकर कहा, ऋषभ खाना ठंडा हो रहा है, प्लीज़ खाना खा लीजिए। आपको खिलाने के बाद मैं भी खा लूंगी। ऋषभ पलटा और मुस्कुराकर नव्या के पास आकर उसका हाथ पकड़ने को हुआ तो नव्या उससे पहले ही अंदर चली गई। ऋषभ जानता था नव्या अभी भी बहुत हट फील कर रही है। सोफे पर बैठने के बाद नव्या ने ऋषभ की तरफ खाने की बाइट बढ़ाई तो ऋषभ ने भी मुस्कुराकर उसे खा लिया। फिर ऋषभ ने चम्मच से एक बाइट उठाकर नव्या की तरफ बढ़ाया तो नव्या ने ना में सिर हिला दिया और चुपचाप ऋषभ को खाना खिला दिया। ऋषभ खाते हुए सिर्फ नव्या को देख रहा था पर नव्या उसकी तरफ नहीं देख रही थी, उसका फोकस सिर्फ ऋषभ को खाना खिलाने पर था। ऋषभ को बहुत बुरा लग रहा था। ऋषभ का खाना होने के बाद नव्या ने उसका मुंह भी साफ कर दिया, फिर खुद ने चुपचाप खाना खाया। ऋषभ सोफे से 1 मिनट के लिए भी नहीं हिला। खाना खाने के बाद नव्या प्लेट्स लेकर किचन में चली गई। किचन से आने के बाद वो चुपचाप सो गई। ऋषभ को एक मौका नहीं दिया उसकी बात कहने का। ऋषभ ने भी सोचा कि कल आराम से कुछ सोचकर नव्या को मनाएगा, इसलिए वो भी सो गया और हर रात की तरह इस रात भी उसने ऋषु और नव्या को किस किया और नव्या के हाथ में हाथ रखकर सो गया। नव्या ने दिखाया तो ऐसा कि वो गहरी नींद में सो चुकी है, पर वो आज जागकर ऋषभ की नाइट किस महसूस कर पाई। उसे तो यही लगा कि ये सब बस ऋषभ का धोखा है। अगले दिन नव्या जल्दी उठ गई और हर दिन की तरह रूटीन पूरा करने के बाद ऋषु को उठाया तो ऋषभ भी उठ गया था। ऋषभ बेड से उठते ही नव्या के पास आया और उसके गाल पर किस करके गुड मॉर्निंग कहा। नव्या हैरानी से उसे देखने लगी तो ऋषभ बोला, मनाता हूँ शौकन था पर गलती सुधारने की शुरुआत अभी से। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो ऋषु को किस करके बाथरूम में चला गया। नव्या उसे देखती रही, उसे इस किस से एक पल की भी खुशी नहीं हुई। ऋषभ बाथरूम से बाहर आकर नव्या को देखकर मुस्कुराया पर नव्या अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ ऋषु को लेकर बाथरूम में चली गई। ऋषभ ने अफसोस में सिर हिलाया और तैयार होकर नव्या का वेट करने लगा। नव्या ऋषु को नहलाने के बाद उसे तैयार करके चुपचाप ऋषु को लेकर नीचे चली गई। ऋषभ ने अपनी घड़ी पहनते हुए जब नव्या को ऋषु को साथ जाते देखा तो जोर से बोला, बीवी मैं तो रह गया, मेरे लिए तो रुक जाओ। ऋषभ का ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था, पर नव्या ने अब जाकर उसे देखा, वो भी घूर कर देखा तो ऋषभ बोला, यूं प्यार से मेरी तरफ ना देखो, मुझे बुखार हो जाएगा। नव्या उसकी ये लाइन सुनने के बाद हंस भी देती पर उसने मुंह मोड़ लिया और सर्वेंट से खाना लगाने को कहा। ऋषभ जानता था कल रात के बाद नव्या उसे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएगी तो खुद ही चम्मच उठाकर खाने लगा। नव्या ने बराबर नजर रखी थी कि खाना खाते वक्त ऋषभ के हाथ में कोई तकलीफ ना हो। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही ऋषभ ने ऋषु को नव्या की गोद से ले लिए। अपने बेटे को सीने से लगाकर उसे ढेर सारी किस करने के बाद, उसके साथ मस्ती करने के बाद जब उसे लगा कि ऑफिस निकलने का टाइम हो रहा है तो उसने ऋषु को नव्या की गोद में दे दिया। उसने उसी वक्त नव्या के होठों पर किस करके उससे कहा, मैंने कहा था ना बाय कहने की किस ऐसी ही रहेगी। ये मैंने झूठ नहीं कहा था बीवी। बाय, अपना और ऋषु का ख्याल रखना। नव्या हैरानी से उसे जाते हुए देखने लगी। वो अपने रूम में चली गई, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो खुद से बोली, ऋषभ की किस बात पर यकीन करो? उन्होंने तो इतने झूठ बोले हैं कि उन पर यकीन भले ही कर लूं पर उनके इस प्यार पर यकीन नहीं होता। मुझे अभी भी ये सब झूठा दिखावा लग रहा है। कहीं ऋषभ को सच में पछतावा हो रहा हो और माफी के लिए ये सब कर रहे हों तो।
ये कोई प्यार नहीं है, ये शायद उनकी माफ़ी है, और हर बार की तरह इस बार भी झूठी कोशिश इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे सब भुलाकर बात यही खत्म कर देनी चाहिए ना, या इस झूठ की वजह से उनसे नाराज़ रहना चाहिए। प्यार तो पहले भी नहीं करते थे ना, फिर अपनी नाराज़गी से प्यार खोने का कैसा डर जब प्यार है ही नहीं। मेरी ही अंधी कोशिश थी ऋषभ के दिल में प्यार जगाने की, पर अब मेरी कोशिश खत्म है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऑफिस में ऋषभ अपना काम रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आया। ऋषभ को लगा नव्या का होगा, तो उसने जल्दी से कॉल चेक किया तो निराशा महसूस की। कॉल इंस्पेक्टर था। ऋषभ सीरियस होकर बोला, कहिए इंस्पेक्टर, कैसे याद किया, और आपकी कैदी कैसी है? इंस्पेक्टर बोला, जी सर, इसी सिलसिले में आपको फ़ोन किया है मैंने। मिस कृति को बेल मिल गई है, उनके कोई दोस्त त्रिश उनकी बेल करके गए हैं। ऋषभ हैरानी और गुस्से से बोला, बेल कैसे मिल सकती है? आपने कहा था मैं कोई गलत कदम ना उठा दूं, इसलिए आपकी हेल्प लेना ही मैंने ठीक समझा, ये सोचकर कि आप उसे सही सजा देंगे। पर आपने तो बेल ही दे दी, इससे अच्छा तो मैं अपने हाथों से उसका गला दबा देता। इंस्पेक्टर अफसोस से बोले, सर आई एम रियली सॉरी, मैं क्या करता, उन्होंने कमिश्नर से बात कर रखी थी। ऋषभ गुस्से से बोला, तो आप मेरी बात कराते कमिश्नर से? मैं ही पागल था, दूसरों के भरोसे बैठा हूं, मैं बात करता हूं कमिश्नर से। ऋषभ ने कमिश्नर को कॉल लगाया और अपना गुस्सा उनसे जाहिर किया तो उन्होंने बताया, मिस्टर मल्होत्रा, हाँ त्रिश ने मुझसे इस बारे में बात की थी और मैंने बेल करने की परमिशन इसलिए दी क्योंकि उन लोगों कह दिया है कि वो अब इस शहर से ही दूर चले जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपकी फैमिली को नहीं आने देगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उन्हें कोई भी सजा दे सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, मिस कृति ने भी अपनी गलती मान ली और जुर्माने के बाद वो लोग आज यहाँ से बाहर चले जाएंगे। ऋषभ ने कहा, क्या गारंटी है वो फिर से ऐसी बेहूदी हरकत नहीं करेगी, मेरी बीवी बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगी? कमिश्नर शांति से बोला, मिस्टर मल्होत्रा आप चिंता ना करें, ऐसा फिर से नहीं होगा, वो लोग देश से बाहर नहीं जाएंगे। मेरी एक टीम उनके साथ ही है, जिस शहर में वो जाएंगे वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी और साथ ही में उस शहर की पुलिस को भी हम समझा देंगे। हमें कोई भी जरा भी दिक्कत लगे हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। हमें खुशी है आपने कानून पर भरोसा किया और हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। ऋषभ ने फोन काटा और गुस्से से कुछ सोचने लगा। वो सिर्फ पुलिस के भरोसे पर नहीं रहेगा। दोपहर में ऋषभ काम करते करते फोन पर बराबर नजर बनाए हुए था। जितना गुस्से में वो कृति का नाम सुनकर आ जाता है, उससे कहीं ज्यादा शांत वो नव्या के मामले में हो जाता है। कल के कांड के बाद वो तो फोन में जरा सा मैसेज आने पर भी वो फोन में कॉल हिस्ट्री को अच्छे से चेक करता था, पर आज नव्या का कॉल ही नहीं आ रहा था। वो नव्या के कॉल या मैसेज के इंतजार में इतनी शिद्दत से फोन को घूर रहा था कि फोन सच में बज पड़ा। ऋषभ ने नचाते हुए फोन चेक किया तो नव्या के बजाय नव्या के पापा का कॉल आ रहा था। ऋषभ खुद से मन में बोला, लगता है ज्यादा ही शिद्दत से याद कर रहा था। नव्या की जगह ससुर जी को शिद्दत ट्रांसफर हो गया। उसने कॉल उठाया और कहा, नमस्ते पापा। तिवारी जी अपने लिए ऋषभ के मुंह से पापा कम ही सुनते थे, पर जब भी सुनते थे बहुत खुशी महसूस करते थे। उन्होंने कहा, नमस्ते जमाई जी, सदा खुश रहिए। हमने ये कहने के लिए फ़ोन किया कि हम नव्या को लेकर जा रहे हैं। 28 अनचाही शादी, तिवारी जी को सच बताना। ऋषभ तिवारी जी की बात सुनकर ऑलमोस्ट हार्ट अटैक खाने की कगार पर था। उसने हैरानी से कहा, पापा आप ये कह रहे हैं आप नव्या को नहीं ले जा सकते? तिवारी जी बोले, पर क्यों जमाई जी, नव्या अपने घर ही नहीं जा सकती, उसका हक है वहां जाना। ऋषभ बोला, उसके जाने के बाद ध्रुव का क्या होगा? अरे मेरा क्या होगा? आप मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को नहीं दे सकते। मुझे ऐसी सजा नहीं दे सकते जिसमें मुझे मेरी बीवी से दूर कर दे। तिवारी जी हैरानी से बोले, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम ध्रुव को क्यों अकेला छोड़ेंगे? उसे नव्या के साथ ले जाएंगे और आप? ऋषभ सदमे में जाते हुए बोला, फिर मेरा क्या होगा? पापा आप मेरी गलती जानने के बाद मेरा पक्ष भी तो सुनिए। बेटी बात सुनकर कर क्या बैठे हैं? वो तो खुद किसी सनकी की बातों में आई बैठी है। अरे आपने भी तो बात छुपाई है, फिर मेरी बीवी मुझ पर ही क्यों सितम ढा रही है? तिवारी जी ने हैरानी से कहा, आप दोनों के बीच कुछ अनबन हुई है जमाई जी? ऋषभ हैरानी से बोला, क्या नव्या ने आप लोगों को नहीं बताया? तिवारी जी कंफ्यूज होकर बोले, जमाई जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या मुझे सही से समझा सकते हैं? क्योंकि मुझे भरोसा है मेरी बेटी पर, वो आप दोनों के बीच जो भी हुआ है वो किसी को नहीं बताएगी, अपने माँ बाप को भी नहीं। तो आप बता दीजिए क्या हुआ है आप दोनों के बीच, और किस गलती की बात कर रहे थे जिसकी सजा मुझे नहीं मिली? मैं कुछ समझा नहीं।
ऋषभ पहले ही कृति की वजह से परेशान था, ऊपर से यूं तिवारी जी का नव्या को ले जाने की बात कहना उसे डरा गया और नासमझी में वो अपनी पोल खोल बैठा। बेचारा रिश्ते के मामले में अनाड़ी है तो अब कोई मिली है समझने वाली, उसे भी अपनी गलती की वजह से अगर वो खो दे तो बौखलाना तो बनता है। ऋषभ ने अपना सिर पकड़कर कहा, पापा मैं आपसे बात नहीं छुपाऊंगा, आप नव्या के पापा, आपको ये बात पता होनी चाहिए। पर अभी नहीं, नव्या ने ये बात नहीं बताई तो ना सही, मैं आपको आराम से सब कुछ बताऊंगा। पर उससे पहले आप कुछ कह रहे थे। तिवारी जी ऋषभ की बौखलाहट समझ रहे थे, इसलिए शांति से बोले, जमाए आप आराम से समय लीजिए। मैं तो ये कह रहा था, आज मैं और आपकी सावित्री जी मल्होत्रा मेंशन में आए हैं। नव्या को और ऋषु को शाम तक के लिए हम अपने साथ ले जा रहे हैं। मैंने नव्या से इस बारे में पूछने कहा तो उसने जिद की कि मैं ही आपसे पूछूं। अब समझ आया, आप दोनों की अनबन की वजह से वो ऐसा कर रही है। पर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम नव्या को ले जाए? ऋषभ चैन से गहरी सांस लेकर मुस्कुरा कर बोला, पापा ये भी कोई पूछने की बात है, आप ले जा सकते हैं। मैं शाम को दोनों को लेने आ जाऊंगा, तभी आपसे आराम से इस मामले में बात भी कर लूंगा। तिवारी जी भी मुस्कुराकर बोले, जी बिल्कुल। दोनों ने फिर फोन काट दिया। ऋषभ को घबराहट होने लगी, कहीं उसके ससुर जी भी उसे गलत ना समझ बैठे। उसकी इस हरकत के बाद कौन सा बाप खुश होगा? वो कहीं उसके इस डर की आशंका को सच ना कर दे, कहीं नव्या को सच में उससे दूर लेकर ना चले जाए। तिवारी जी ने नव्या से ऋषु का जरूरी सामना रख लेने को कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से चले गए। शाम को ऋषभ तिवारी जी के घर आया। तिवारी जी ने आदर से उसका स्वागत किया। ऋषभ ने नव्या और ऋषु के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया नव्या और ऋषु आराम से सनसेट के मजे ले रहे थे। तिवारी ने पूछा, जमाई जी सब कुशल मंगल तो है ना? ऋषभ समझ चुका था तिवारी जी नव्या और ऋषभ के बीच की परेशानी को जानने के लिए बेताब है। उन्हें भी पहले लगा कि नव्या और ऋषभ का मामला पति पत्नी का मामला है तो उन्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, पर वो भी एक पिता है, अपनी बेटी के कुशल मंगल के लिए वो भी चिंतित है। ऋषभ ने कहा, पापा कहीं आराम से बैठकर बात करते हैं। तिवारी जी ने उसे छत पर चलने को कहा। दोनों जब छत पर पहुंचे तो देखा नव्या ऋषु के साथ झूले में बैठी हुई थी। ऋषु अपनी मम्मा के सीने से चिपका हुआ सो रहा था और उसकी मम्मा झूले में झूलते हुए उदासी से किसी गहरी सोच लगी हुई थी। ऋषभ को नव्या को ऐसे देखकर अपने सीने में बहुत दर्द महसूस हुआ। तभी तिवारी जी ने नव्या को आवाज लगाई। नव्या अपने होश में आए और अपने पापा की तरफ देखा तो ऋषभ भी उनके पीछे खड़ा उसे ही देख रहा था। नव्या झूले से तुरंत उठी और अपने पापा के पास आई। तिवारी जी ने कहा, बेटा जाओ ध्रुव को सुला दो और अपनी माँ की मदद कर दो जमाई जी के लिए चाय नाश्ता बनाने में। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने लगी तो ऋषभ बीच में आ गया और ऋषु के साथ साथ नव्या को भी किस कर दिया, पर चुपके से। तिवारी जी चेयर सेट करने में लगे हुए थे, इसका फायदा ऋषभ ने बखूबी उठाया। नव्या हैरान रह गई, फिर अपने पापा की तरफ देखा, उनका ध्यान इन दोनों पर ना होने से नव्या धीरे से बोली, बेशर्म इंसान, और वहां से चली गई। ऋषभ तिवारी जी के पास आया और उनके पास चेयर में बैठ गया। तिवारी जी के कहने से पहले ऋषभ बोल पड़ा, पापा आप कुछ कहे उससे पहले ही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ सारी गलती मेरी है और मुझे सजा भी मिलनी चाहिए, पर नव्या को मुझसे दूर करने की सजा मुझे मत दीजिएगा। तिवारी जी ऋषभ की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, आप बताए तो सही, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे रिश्ते खराब हो। ऋषभ तिवारी जी की ये लाइन सुनकर और गिल्टी फील करने लगा और थोड़ा हिचकिचा कर ही सही पर सारी बात A to Z सब उन्हें बता दी, जिसे सुनने के बाद एक बाप को थोड़ा गुस्सा तो जरूर आया, पर ऋषभ के चेहरे से गिल्ट की गंगा जो गिर रही थी उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तिवारी जी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं आपकी सारी बात समझ गया, पर मैं कैसे मान लूं आपका मेरी बेटी के लिए प्यार सच्चा है? आपकी बातों को सुनने के बाद तो यही लगा प्यार धोखे का था, पर अचानक से ये प्यार कैसे हुआ? मुझे विस्तार से समझाएंगे? तिवारी जी का पापा का ऑरा निकल कर आ रहा था और एक बेटी के पिता से हर दामाद को डरना चाहिए, सो वो भी डरा। पर अपने प्यार के सवाल पर ऋषभ कॉन्फिडेंट होकर बोला, आपको अपनी बेटी से कब प्यार हुआ? उसके पैदा होने के 2 साल बाद, 3 साल बाद, या बेटी के पैदा होने के 1 दिन बाद ही? तिवारी जी कंफ्यूज होकर बोले, ये कैसा सवाल है? एक पिता को अपने बच्चे से तभी प्यार हो जाता है जब वो अपने अंश के आने की बात भी सुनता है, फिर चाहे बेटा हो या बेटी, ये प्यार तो बच्चे के आने से पहले ही जन्म ले लेता है। फिर तो उसकी बात सुनने भर से ही खुशी मिल जाती है। ऋषभ मुस्कुराकर बोला, मेरी बीवी लिए भी तो मेरा यही प्यार था पापा, पर मेरा पहला प्यार मुझे तोड़कर चली गई और आपकी मेहरबानी से मुझे नव्या मिली, जो हर दिन मुझे जोड़ने की कोशिश करती थी, मुझे हंसाने की कोशिश करती थी।
मेरी तरफ से कोई प्यार ना मिलने के बावजूद उसने मुझे इज्जत प्यार दिया। मेरे दिमाग में एक खुराफात चल पड़ी जिसका शिकार आपकी बेटी बन गई, पर इन सब में जब मैं उससे झूठा ही प्यार करता था ना, तब उसके चेहरे की खुशी आज भी मुझे याद है। मैं नव्या को डांटता तो नव्या समझ जाती मैं किसी बात से परेशान हूँ, वो मुझे संभालती थी। मेरी सुकून बन चुकी है नव्या। मैंने मेरी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी बीवी का प्यार खो गया। मैं जैसी बीवी चाहता था उससे भी लाख गुना अच्छी मिली मुझे, जिसने मुझे खुशियाँ देने की हर कोशिश की, पर मैं नहीं समझ पाया। मैंने सोचा जो मेरे बिना बोले मेरी सारी परेशानी समझती है, मेरे प्यार ना देने के बाद भी प्यार करती है, उसे मैं क्या ही खोऊंगा, और यही मेरी गलती थी। नव्या को मैंने उतनी ही खुशियाँ दी जो मुझे किसी को दिखाना था। नव्या इतने भर में ही खुश थी, फिर मैंने भी कभी उसे ज़्यादा खुशी देने की नहीं सोची, जिसकी वजह से मेरा प्यार अब उस धोखे की वजह से ढक गया है। नव्या को अब अगर मैं अपना सच्चा प्यार दिखाने की कोशिश भी करूं तो नव्या के लिए झूठा ही होगा। हर किसी के लिए ये झूठा ही होगा ये, पर मैं भी नहीं समझ पा रहा मैं क्या करूं कि नव्या मुझ पर भरोसा करने लगे। पापा, आप मुझे चाहे तो कोई भी सजा दे दीजिए, पर नव्या को मुझसे दूर मत करना। प्लीज़ पापा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मेरी गलती मानता हूँ, उसे सुधारना भी चाहता हूँ। ऋषभ ने अपने हाथ तिवारी जी के आगे जोड़ लिए। एक दिन था जब तिवारी जी ने अपनी बेटी विदा करते वक्त ऋषभ के आगे हाथ जोड़े थे। उससे कहा थी उनकी बेटी का ख्याल रखे, उसकी गलती को माफ़ करें, और आज ऋषभ ने अपनी नव्या को तिवारी से मांगने के लिए हाथ जोड़ लिया, अपनी गलती को माफ़ी मांगी। तिवारी जी ने ऋषभ के जोड़े हुए हाथ पकड़कर मुस्कुराकर कहा, जमाई जी, मैं अब क्या ही कहूँ, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। आप ये गलती दोबारा मत दोहराएगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी को अब हमेशा खुश रखें। ऋषभ संतुष्टि से मुस्कुराया। नव्या अपनी मम्मा के साथ नाश्ता पानी लेकर छत पर आई। उसने टेबल में नाश्ता जमाया, अपने पापा को चाय और ऋषभ को कॉफ़ी दिया तो ऋषभ ने नव्या का हाथ पकड़ लिया। नव्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो ऋषभ ने उसे और अच्छे से पकड़ लिया। नव्या ने अपने पलके उठाकर गुस्से से उसे देखा तो ऋषभ ने आंख मारकर उसे किस का इशारा किया। नव्या ने फट से अपने नाखून ऋषभ को चुभा दिया। ऋषभ आउच की आवाज़ के साथ चुहक उठा। तिवारी जी और सावित्री जी ने ऋषभ की तरफ हैरानी से देखा तो ऋषभ ने सावित्री जी के आगे मुंह लटकाकर कहा, माँ देखिए ना, आपकी बेटी को मेरे हाथ में चोट लगी है और ये मेरी परवाह करने के बजाय मुझे घूर रही है। सावित्री जी ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो वो ऋषभ तीन की बात सुनकर सच में उसे और घूरने लगी। फिर सावित्री जी को देखकर अपनी नजरें झुका ली। सावित्री जी ने चिंता से ऋषभ से पूछा, जमाई जी, ये हाथों को क्या हो गया है, आपके पट्टी ही पट्टी लगी हुई है। नव्या बेटा, तुम्हें जमाई जी का ख्याल रखना चाहिए ना। जमाई जी, आप कॉफ़ी पी लेंगे ना, या नव्या थोड़ी मदद करे आपकी। ऋषभ ने दांत चमकाकर कहा, आपकी बेटी। सावित्री जी ने नव्या से कहा, नव्या एक काम करो, तुम ये नाश्ता और कॉफ़ी लेकर जमाई जी के साथ रूम में जाओ। ध्रुव भी अकेला है तो आराम से रूम में जाकर ही नाश्ता कर लो। और हाँ, मेरे जमाई जी का ध्यान अच्छे से रखना। ऋषभ विजय मुस्कान लिए नव्या को देखने लगा, फिर सावित्री जी को थैंक यू कहा। नव्या ने अपनी मम्मा की बात सुनकर मुंह बना लिया। तिवारी जी अपनी बेटी और जमाई की नोक-झोंक अच्छे से समझ रहे थे और मन मन मुस्कुरा रहे थे। 29 अनचाही शादी, ससुर दामाद की जोड़ी। तिवारी जी ने ऋषभ से आज रात यहीं रुकने को पूछा तो ऋषभ ने पहले तो काम की वजह से ना बोल रहा था। फिर तिवारी जी डिनर करते हुए ऋषभ के कान में धीरे से कहा, जमाई जी, बीवी को मानने का पुराना एक्सपीरियंस है। आपकी बीवी है तो मेरी ही बेटी ना, माँ पर ही गई है तो मुझे पता है आप उसे कैसे मनाएंगे। ऋषभ खुश होकर तिवारी जी की बात मान गया। दोनों दामाद ससुर ने खुशी से हाथ मिलाया। ये नज़ारा खाना खाते हुए माँ बेटी ने देख लिया तो प्रश्नसूचक दृष्टि से उन दोनों को देखने लगे। जब ससुर दामाद को एहसास हुआ कि दोनों उन्हें ही देख रहे हैं, दोनों सीधे हुए और शांति से खाना खाने लगे। तिवारी जी बोले, नव्या, आज तुम लोग यही रुकने वाले हो तो तुम्हारी अलमारी में जमाई जी के लोवर टी शर्ट रखे हुए हैं। पिछली बार जब ये आए थे तो इनके कपड़े लॉन्ड्री में दिए थे धोने के लिए, तो गलती से यही छूट गया था। अभी तुम्हारी अलमारी में रखा है तो खाना खाने के बाद जमाई जी को कपड़े दे देना, वो चेंज कर लेंगे। नव्या को हैरानी हुई, ऋषभ इतनी जल्दी मान गए यहाँ रहने के लिए, वो तो इतनी आसानी से नहीं मानते, पर बाद में उसने इस बात को नज़रअंदाज किया। जब वो लोग सोने गए तो ऋषु की नींद पूरी हो चुकी थी, वो बहुत फ्रेश फील कर रहा था। उसे देखकर अब लग नहीं रहा था वो सोने के मूड में है। ऋषभ अपने लैपटॉप पर काम रहा था तो नव्या ने ऋषभ के ऑफिस बैग में कुछ खोजना शुरू कर दिया।
ऋषभ लैपटॉप पर काम करता हुआ नव्या को तिरछी नजरों से देखने लगा तो नव्या ने कहा, आपने अपनी दवाई कहाँ पक्की है? ऋषभ थोड़ा सोचने लगा, फिर बोला, कुछ याद नहीं आ रहा। नव्या ने हैरानी से उसे देखकर कहा, याद नहीं आ रहा का क्या मतलब है? आपको दोपहर में भी दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए मैंने दवाई आपके ऑफिस बैग में ही दवाई रख दिया था, फिर आपने दवाई खाने के बाद कहाँ रख दिया उसे? ऋषभ ने लैपटॉप बंद करके कहा, कूल डाउन बीवी, मेरी इतनी चिंता भी मत करो कि मैं तुम्हारे प्यार में और पड़ जाऊं। नव्या ने मुंह फेर लिया तो ऋषभ नव्या की हरकत पर मुस्कुराकर बोला, मेरी फूलन देवी दवाई कार में है, दवाई और बिल्कुल सेफ है। नव्या ने ऋषभ पर तकिया फेंककर कहा, तो लेकर आइए ना, दवाई खाने का टाइम हो गया और महाराज अपनी दुनिया में मस्त लैपटॉप चला रहे हैं। ऋषभ हंसते हुए नव्या के करीब आया तो नव्या पीछे होने लगी। ऋषभ उसकी आंखों में देखते हुए उसके पास आने लगा तो नव्या ऋषु के पास आकर खड़ी हो गई और ऋषभ की तरफ पीट कर ली। तो ऋषभ भले ही उसे सामने से न देख पा रहा हो तो उसने उसे पीछे से हग कर लिया। नव्या ने ऋषभ के जकड़े हुए हाथों को खुद से दूर करने की कोशिश पर ऋषभ ने उसकी हर कोशिश के बदले उसकी गर्दन में किस करना शुरू दिया। वो नव्या को अपनी लाइट किस से शांत कर रहा था। नव्या के रोंगटे खड़े हो गए, ऋषभ की उसे शांत करने की कोशिश कामयाब हो रही थी। नव्या ने अब उससे छूटने की कोशिश बंद कर दी। ऋषभ ने उसके कंधे पर किस करना शुरू कर दिया वो और आगे बढ़ता, इससे पहले ही ऋषु ने अटेंशन न मिलने की वजह से रोना शुरू कर दिया। नव्या फट से उससे दूर हुई और ऋषु के पास गई और उसे चुप कराने लगी। ऋषु अपनी मम्मा का अटेंशन पाकर शांत हो गया और अपनी क्यूट आवाजें निकालकर नव्या के सीने से चिपक गया। ऋषु के शांत होते ही नव्या ने अपने बेटे पर बहुत प्यार बरसाया। अब ऋषभ को अटेंशन नहीं मिल रही थी तो वो ऋषु की तरह रो तो नहीं सकता था, इसलिए उसने फिर से नव्या की तरफ झपटा मारा। नव्या बेड पर बैठी ऋषु को अपने सीने से लगाए हुई थी तो ऋषभ फट से नव्या के गोद में सिर रखकर लेट गया। नव्या के हाथों में नन्ही जान थी तो वो ऋषभ को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसने खुद को हिलाकर ऋषभ को खुद से दूर करने की कोशिश की तो ऋषभ ने अपने हाथों से नव्या की कमर जकड़ ली और उसके पेट में अपना चेहरा छुपा लिया। उसने नव्या के पेट में किस करना शुरू कर दिया। नव्या की फिर से हालत खराब होने लगी। ऋषभ थोड़ा दूर होकर बोला, बीवी, इन फ्यूचर हमारा बेबी तुम्हारे पेट में होगा। ऋषु का भाई या बहन, जिससे ऋषु भी बड़ा बन जाएगा। हम ना ऋषु को अच्छे से बड़े बनने की जिम्मेदारी सिखा देंगे ताकि वो फिर अपने छोटे भाई या बहन की देखभाल करे। फिर हम लग जाएंगे एक और बेबी की प्लानिंग में, क्यों सही रहेगा ना? नव्या उसकी बातें सुनकर ना चाहते हुए भी शर्माने लगी थी। नव्या ने ऋषभ से गुस्से से कहा, जाके सो जाए। मैं भी ऋषु को सुलाने की कोशिश कर रही, मुझे तंग मत कीजिए। ऋषभ नव्या के पेट से और चिपक गया और बोला, ऐसे कैसे सो जाऊं? तुम मुझसे दवाई के टॉपिक पर बहस कर रही थी ना, उसे भूल गई क्या? नव्या ऋषभ की हरकतों की वजह से ये जरूरी चीज तो भूल ही गई थी। नव्या गुस्से से बोली, आप दवाई नहीं ला सकते गाड़ी से, उल्टा यहाँ बैठकर फालतू की हरकतें कर रहे हैं। ऋषभ गर्वीली मुस्कान सजाए बोला, बैठकर नहीं बीवी, लेटकर, और फालतू नहीं बीवी, बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ। नव्या फिर से गुस्से से बोली, जाकर दवाई लाइए और खाकर सो जाए। ऋषभ बोला, पहले प्यार से कहो, फिर एक अच्छी सी किस दो, तभी जाऊंगा। नव्या को हैरानी और गुस्सा दोनों आ रहा था। नव्या ने ऋषु को देखा, फिर उसे ऋषभ की छाती पर बैठा दिया। ऋषु के गिरने के डर से ऋषभ ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। ऋषभ का हाथ खुद से छूटकर किसी और काम में लगाने के बाद नव्या ने ऋषभ का सिर अपनी गोद से उठाया और बिस्तर पर तकिए लगाकर ऋषभ का सिर उसमें रख दिया। बाप बेटे आंखें टिमटिमाते हुए नव्या को देखने लगे और नव्या रूम से बाहर चली गई। ऋषभ हैरानी से बोला, बीवी, छोटी छोटी बात पर कोई अपने रूम से ऐसे जाता है क्या? अरे अभी तो अच्छे से फ्यूचर बेबी प्लान भी नहीं किया। अरे बीवी, बेबी। नव्या नीचे पहुंची। ऋषभ की कार की चाबी उसने पहले ही निकाल ली थी। घर से बाहर आकर उसने कार में ऋषभ की दवाई ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसे कार की बैक सीट में कुछ दिखा। नव्या ने थोड़ा करीब जाकर देखा तो आर्टिफिशियल रेड फ्लावर का बहुत प्यारा और बड़ा बुके था। उसके नीचे एक बॉक्स भी था। नव्या ने बॉक्स पर गौर किया तो उसमें ऊपर ही लिखा था, बॉक्स खोलो बीवी, तुम्हारे लिए ही है एक छोटा सा सॉरी गिफ्ट। नव्या हैरान रह गई। ये पढ़कर उसने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा सा रिंग बॉक्स था। रिंग बॉक्स के ऊपर एक चिट था। नव्या ने उसे पढ़ा, मेरे लिए हीरे से भी ज्यादा कीमती बनकर आए हो तुम नव्या, पर अभी के लिए सिर्फ यही अरेंज कर पाया तुम्हें मनाना जो है। मेरी कीमती बीवी के लिए एक छोटा सा डायमंड रिंग, उद्धरण चिन्ह। नव्या को पता नहीं क्या हुआ, उसे रोना आ गया।
उसने रोते हुए रिंग बॉक्स खोला तो एक बहुत प्यारी डायमंड रिंग नव्या की उंगलियों में सजने के उद्देश्य से चमके जा रहा था। नव्या ने मुंह पर हाथ रखकर सिसकना शुरू कर दिया। रोते रोते उसकी नज़र अपने रूम की विंडो की तरफ गई जहां ऋषभ ऋषु के साथ खड़ा था। ऋषभ ने इशारे से नव्या को रोने से मना किया और एक हाथ से कान पकड़कर सॉरी कहा तो नव्या ने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे और बॉक्स को जल्दी से बंद किया। ऋषभ की दवाई ढूंढी और कार का गेट बंद करके घर के अंदर चली गई। ऋषभ को इस बार भी निराशा ही मिली। नव्या रूम में पहुंची, गेट लगाया और ग्लास में पानी भरकर ऋषभ को दवाई खाने को कहा। ऋषभ ने दुखी मन से दवाई खाया। नव्या ऋषु को गोद में लेने लगी तो ऋषभ बोला, मैं सुलाता हूँ इसे, तुम जाओ आराम से बैठो, काफी थकी हुई लग रही हो। नव्या ने ऋषभ से बहस नहीं की, चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। ऋषभ ऋषु को रूम में ही थपकी देते हुए सुलाने की कोशिश करने लगा। नव्या को नींद आने लगी और वो बेड पर लेटते ही सो गई। 2 घंटे बाद ऋषभ की कड़ी तपस्या के बाद ऋषु सो ही गया। ऋषभ ने चैन की सांस ली। सबसे पहले बेड को अच्छे से देखा, ये बेड ऋषभ के बेड से छोटा था। ऋषु को नव्या के करीब बेड के बीच में सुला दिया, फिर तकिया ऋषु के बगल में अच्छे से लगा दिया और नव्या की तरफ जाकर उसके बगल में सो गया। उसके लिए थोड़ी सी जगह ही बहुत थी नव्या से चिपकने के लिए। नव्या ने नींद में ही ऋषु को थपकी देना शुरू कर दिया। ऋषभ ने नव्या को अपनी बाहों में भरकर ब्लैंकेट से ऋषु, नव्या और खुद कवर कर लिया और नव्या की गर्दन के करीब अपना चेहरा ले जाकर अपना चेहरा रब करना शुरू कर दिया। नव्या नींद में मुस्कुराने लगी। ऋषभ ने धीरे से नव्या के कान के करीब जाकर मोहित करने वाली आवाज के साथ कहा, मुझे पता है कल तुम्हारे पीरियड्स की डेट है तो आज रात को तुम्हारे पेट में हल्का ही सही पर दर्द जरूर होगा। तो अब 5 से 7 दिन तक ध्रुव के रात भर मैं जागूंगा, तुम आराम करना बीवी। इतना कहकर ऋषभ ने हल्के हाथों से नव्या के पेट को सहलाना शुरू कर दिया। अगर रात को नव्या को पीरियड्स पेन हुआ तो इसी उसे आराम मिलेगा। थोड़ी देर बाद ऋषभ भी रात कहराने के साथ नींद में चला गया। 30 अनचाही शादी रोती रात। अगले दिन ऋषभ उठकर नहाने गया तो ऋषु भी उठ चुका था पर नव्या सो रही थी, इसलिए ऋषभ ऋषु को अपने साथ ले गया और दोनों बाप बेटे साथ में नहाए। ऋषभ ने ही ऋषु को तैयार किया। नव्या जब उठी तो उसे पेट में दर्द महसूस हुआ। नव्या को याद आया आज उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। वो जल्दी से बाथरूम में भाग गई। गर्म पानी से नहाने के बाद उसे काफी बेटर फील हो रहा था। ऋषभ जानता था नव्या को पीरियड्स आ चुके हैं, इसलिए उसने ही ऋषु को संभाला। ऋषु अपनी मम्मा के पास जाने के लिए मचलने लगा तो नव्या बेड पर बैठकर ऋषु पर अपना प्यार लुटाने लगी। सावित्री जी ने उन्हें नाश्ते के लिए नीचे बुलाया तो ऋषभ ऋषु को गोद में लेकर बोला, पीरियड्स की वजह से पेट में दर्द हो रहा है तो तुम्हें चलने में दिक्कत होगी, मैं ले चलता हूँ ध्रुव को। नव्या हैरान रह गई, ऋषभ को कैसे पता नव्या को पीरियड्स आ रहे हैं। उसने तो कभी ऋषभ से इस बारे में बात नहीं की, ना ही अभी उसने जाहिर होने दिया कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। फिर कैसे? ऋषभ ने उसे चलने को कहा। तीनों नीचे आए, सबने साथ में मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद नव्या, ऋषभ और ऋषु वहां से मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गए। नव्या और ऋषु को मेंशन छोड़ने के बाद ऋषभ अपने ऑफिस निकल गया। ऋषभ ने आज अपना ऑफिस काम जल्दी निपटा लिया। जब घर पहुंचा तो देखा नव्या और ऋषु आराम से सो रहे थे। ऋषभ ने दोनों को प्यार से चूमा और बाथरूम में चला गया। नव्या के सोए रहने का फायदा उठाकर ऋषभ ने हॉट वाटर बैग टेबल पर ही पड़ा पाया तो उसमें दोबारा गर्म पानी भर दिया और नव्या के पास बैठकर उसकी साड़ी को उसके पेट से थोड़ा हटाया और नव्या के पेट पर हॉट वाटर बैग रखकर उसे आराम से सिकाई देने लगा। साथ में बाम निकालकर नव्या के पेट से थोड़ा नीचे, जहां उसे अंदाजा था कि यहाँ नव्या को दर्द हो सकता है, वहां बाम लगाकर हल्के हाथों से मालिश किया। नव्या को नींद में काफी आराम मिल रहा था। नव्या की नींद टूटने तो लगी थी पर दर्द से राहत की वजह से उसे और सोने का मन करने लगा। जब नव्या को काफी देर तक अपने पेट पर किसी के हाथों की स्पर्श महसूस हुए तो वो झट से उठ गई, जिसकी वजह से पेट में उसे झटका लगा और उसने दर्द से पेट पकड़ लिया। ऋषभ नव्या के ऐसे उठने से हैरान हो गया और नव्या को दर्द में देखकर उसने नव्या की बैक रब करते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। ऋषभ चिंता से बोला, तुम ठीक हो ना नव्या? ऐसे उठने की क्या जरूरत थी? लग गया ना झटका? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तुम लेटो, मैं दोबारा मालिश कर देता हूँ। नव्या ने ऋषभ को रोकते हुए कहा, मालिश नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ऋषभ ने नव्या की आगे की बात नहीं सुनी और उसे गोद में उठा लिया। नव्या उसे हैरानी से देखने लगी। ऋषभ उसे बाथरूम में ले गया। ऋषभ ने उसे बाथरूम में उतार और कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ और चेक भी कर लो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही।
ये अचानक से पेट में झटका लगने की वजह से कहीं ब्लीडिंग तेज तो नहीं हो गई और कपड़े अंदर से कहीं खराब तो नहीं हो गए? वैसे तुम पैड यूज करती हो या कुछ और? नव्या को थोड़ी झिझक होने लगी तो ऋषभ ने बात को समझकर कहा, नव्या तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, ये सब नॉर्मल बात है, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं, पति के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर इंसर्ट होने वाले प्रोडक्ट तुमने यूज़ किए हैं तो तुम्हें झटका लगने की वजह से कोई दिक्कत जरूर हुई होगी, जल्दी से चेक करके बता दो कोई दिक्कत तो नहीं। अगर पैड यूज़ किया है तो उसे चेंज कर लो बस, इसमें इतना मत हिचको। नव्या ने जल्दी से कहा, मैं पैड ही यूज़ करती हूँ, मेरे लिए वही कंफर्टेबल है। ऋषभ मुस्कुरा कर बोला, तो जाओ और चेक करके चेंज कर लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं बाहर ही हूँ, मुझे बिना हिचक के आवाज लगा देना। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया तो ऋषभ बाथरूम से बाहर आ गया और नव्या ने जल्दी से गेट लगा लिया। 15 मिनट बाद नव्या अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बाहर निकली तो देखा ऋषु जाग गया था और अपने पापा की गोद में खेल रहा था। नव्या को देखकर ऋषु अपनी मम्मा के पास जाने के लिए ऋषभ की गोद में मचलने लगा। नव्या मुस्कुराकर ऋषु के पास आए और उसे गोद में लेने को हुई तो ऋषभ ने नव्या को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं बीवी, आज पहला दिन है तुम्हारे पीरियड का तो तुम आज रिलैक्स करो, अब मैं ऋषु को संभालूंगा। नव्या को ऋषभ की बात में कोई सेंस नहीं लगा। उसने ऋषु को लेने के लिए फिर हाथ बढ़ाया तो ऋषु खुद ही अपनी मम्मा की तरफ झुकता हुआ आने लगा। ऋषभ ने ऋषु को खुद की गोद में ठीक से बिठाया और कहा, ध्रुव मम्मा को आज अच्छे से आराम करने दो, आप कल मम्मा को अच्छे से तंग कर लेना, और नव्या तुम जब बेड पर बैठोगी तभी मैं ध्रुव को तुम्हें दूंगा। एंड यू डोंट वरी, मैं ऋषु को आज अच्छे से हैंडल करूंगा। नव्या ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कह रही हो, हाँ हाँ क्यों नहीं, बच्चा संभालना तो हलवा है। इतने में ऋषु रोने लगा अपनी मम्मा के पास जाने के लिए। ऋषभ उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा तो नव्या बेड पर बैठकर अब देखने लगी कि देखो तो सही कैसे संभालते हैं ये ऋषु को। उद्धरण चिन्ह। पर ये काम ऋषभ के बस का नहीं था। नव्या खुद ही हार मानकर ऋषु के पास आए और उसे गोद में ले लिया। ऋषु को जो चाहिए था वो उसे मिल गया सो वो चुप हो गया। ऋषभ हैरानी से मुंह बनाकर मन में बोला, कैसी औलाद है मेरी, बाप की इज्जत का रायता बनाकर उसे फैला दिया। नव्या ने ऋषभ से कहा, ये फालतू की कोशिश करना छोड़ दीजिए ऋषभ, पूरे दिन मैंने ही ऋषु को संभाला है और अभी भी संभाल सकती हूँ, जबरदस्ती की मेरी परवाह करने से कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। मेरे लिए ये फालतू की कोशिश करते करते दिमाग का इस्तेमाल करना भूल गए हैं आप। मेरे लिए ये पीरियड्स, इस टाइम पर ये पैन सब नॉर्मल हो चुका है। शादी से पहले भी इस दर्द में मैंने बच्चे संभाले हैं और शादी के बाद भी संभाल सकती हूँ। हाँ दर्द बहुत होता है पर आपके दिए दर्द के आगे पता नहीं क्यों अब ये दर्द भी चुटकी सा लगता है। मैं आपकी कृति नहीं हूँ जो कुछ संभाल नहीं पाऊंगी, ये फालतू की कोशिश मेरे आगे करना बंद कर दीजिए। मेरे लिए ये सिर्फ दिखावा है और आपके दिखावे से मुझे नफरत है। नव्या ऋषु को लेकर रूम से बाहर चली गई। नव्या की बातों ने ऋषभ के सीने में एक असहनीय दर्द दे दिया। उसने अपना चेहरा झुका लिया, ग्लानि के भाव के साथ उसकी आंखें नम हो गई। दिन के बाद नव्या अपने रूम में आई और चुपचाप सो गई। ऋषभ भी रूम में आया, अपना ऑफिस का सामान समेटा और नव्या के पास जाकर बैठ गया। उसने नव्या के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहा, नव्या नव्या यार एक बार देखो तो सही मेरी तरफ, मेरी गलती की सजा तो दो मुझे, पर तुम तो मुझसे दूर होए जा रही हो। ऋषभ की आवाज में एक इमोशनल टोन आ गई। ऋषभ की आंखें नम होने लगी। वो आगे बोला, मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हें बहुत हर्ट किया है मैंने, मेरे जैसा हस्बैंड किसी को ना मिले, मैं सजा के लायक हूँ, पर प्लीज मैं तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं कैसे बताऊँ मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ। पिछले 4 महीनों में तुमने क्या कर दिया है, हर बार मेरे बिखरने पर तुम ही मुझे संभालती थी, अब मैं खुद से संभालना ही भूल चुका हूँ। मुझे प्लीज फिर से समेट दो, मैं नहीं जी पा रहा ऐसे। मुझे पता है तुम नहीं सोई हो, तुम जाग रही हो, मुझे सुन रही हो, महसूस कर पा रही हो, पर अब जिस कड़वाहट ने अपनी जगह बना ली है उसने तुम्हारी नज़रों में मुझे गिरा दिया है। मुझसे नफरत होना लाजमी है पर मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। प्लीज़ नव्या एक बार गले लगा लो, प्लीज़ अपने इस बेवकूफ़ ऋषभ को अपनी बाहों में लेकर उसे संभाल लो। मैं कैसे समझाऊं, कैसे महसूस कराऊं तुम्हें, मेरी तुम्हारे लिए परवाह झूठी नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी परवाह करता हूं। मैं बदल रहा हूं पर तुम्हारे बिना हर पल टूट रहा हूं। ऋषभ की आंखों से बोलते बोलते आंसू गिरने लगे। वो अपने आंसुओं को पोंछना भी जरूरी नहीं समझ रहा था, वो बस नव्या से बात कर रहा था, पर नव्या जागी हुई होने के बावजूद उसकी तरफ पलट भी नहीं रही थी।
ऋषभ रोते बोल रहा था, इस बात से अनजान कि नव्या ने मुंह भले ही फेर रखा है पर आंसू उसकी आंखों से भी गिर रहे थे। वो भी अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि हर सेकंड उसे ऋषभ का झूठ याद आता था और उसकी करीबी नव्या से लिए कांटों की तरह लगती थी। ऋषभ रोते हुए आगे बोला, मुझ जैसा पति तुम डिजर्व नहीं करती, तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान मिलना चाहिए था पर ध्रुव की वजह से मुझे तुम नसीब हुई हो। मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ नव्या तुम्हारी वजह से, पर तुम्हारा ये भी मानना गलत नहीं है कि मैं झूठा हूँ। मैंने कर दी गलती, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। प्लीज मुझे संभाल लो। ऋषभ रोते हुए जमीन पर बैठ गया। प्लीज मुझे एक बार गले लगा लो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे एक बार प्यार से पुकार लो नव्या। प्लीज मेरी तरफ देखो, आई बैडली वॉन्ट यू, आई बैडली नीड यू। प्लीज नव्या, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। ऋषभ रोए जा रहा था। नव्या का भी यही हाल था, वो तो ऋषभ को अपनी जान मानती थी पर ऋषभ ने उसकी जान ही निकाल ली। ऋषभ की बातें, उसका रोना, नव्या को बार बार पुकारना उसे बहुत रुला रहा था। वो ऋषभ को अपनी बाहों में संभालना चाहती थी पर उसकी यादों में ऋषभ के झूठ जिस तरह बस चुके हैं वो नव्या को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। दोनों रोते रोते कब सो गए उन्हें भी नहीं पता। ऋषभ नव्या के पास ही जमीन में बैठा बैठा सो गया। नव्या उससे मुंह फेरे बेड पर सोई रही। अगले दिन नव्या ऋषभ से दूर ही रही, पर नाश्ता करने के बाद ऋषभ ने उसके होठों पर किस करके ही उसे बाय कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। ऋषभ अपने केबिन में बैठा नव्या के बारे में ही सोच रहा था। ऋषभ ने जब नव्या को किस किया था तब नव्या की आंखों में ऋषभ के लिए गुस्सा वो अच्छे से देख सकता था। ऋषभ खुद पर मजाकिया लहजे में खुद पर हंसते हुए बोला, अपने पापों की सजा हमें इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। उसे नव्या और ऋषु की तगड़ी याद आई तो उसने अपना टैब ऑन किया। उसी वक्त निखिल उसके केबिन में घुसा। ऋषभ ने टैब ऑन करके साइड में ही रख दिया। निखिल ऋषभ से कुछ बात कर रहा था तभी उसकी नज़र टैब पर गई और वो बोला, भाई घर नीलाम कर रहा है तो मुझे भी बता देता। तेरा घर तो बहुत अच्छा है, उसे मैं ही खरीद लेता, पर ऐसी क्या नौबत आ गई जो घर नीलाम कर रहा है तू। ऋषभ हैरानी से बोला, क्या बकवास कर रहा है तू। निखिल ऋषभ को टैब की तरफ इशारा करके बोला, तो घर में इतने लोग क्यों दिख रहे हैं मुझे, और नव्या अपना दो सूटकेस लेकर कहाँ जा रही है। ये सामान यहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है। कहीं नव्या घर छोड़कर तो नहीं जा रही। सच बता, तूने मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है। ऋषभ ने फट से टैब अपने हाथ में लिया। टैब निखिल की तरफ उल्टा होने की वजह से उसे लगा कि घर में आबादी ज्यादा हो गई है, पर वो सब सर्वेंट्स और गार्ड्स ही थे। पर नव्या का बैग लेकर जाना गलत नहीं था। ऋषभ झटके से अपनी चेयर से उठा और टैब को हैरानी से घूरते हुए देखने लगा। सभी सर्वेंट्स नव्या को हैरानी से देख रहे थे और नव्या अपना सूटकेस ले जाए जा रही थी। That's it for today.